हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंस विद नोबिता। हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जिस पे गुड अच्छा रिस्पांस आ रहा है आप लोग की तरफ से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लेकिन मैं पूरे 12 चैप्टर्स के 12 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, सो दैट आप प्रॉपरली प्रिपेयर हो सके, और हर वीडियो के एंड में 10 एमसीक्यूज होंगे, आपके टेस्ट हो जाएगा एक तरीके से कि आपने जो वीडियो देखा उसमें आपने क्या क्या समझा, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी मैंने दिए हैं। और ये 12 चैप्टर्स के वीडियोस एंड होने के बाद मैं ना 50-100 एमसीक्यूज का अलग से 2 वीडियो बनाऊंगा, सो दैट ना आप उसको भी एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम्स को दे सके और अच्छे मार्क्स कर सके। 70 80 90% आप इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि पासिंग सिर्फ 50 है। 100 आउट ऑफ 50 मिलना चाहिए आपको पासिंग के लिए, बट आप इजीली 80 90 तो स्कोर कर लोगे अगर आप प्रॉपरली मेरे वीडियोस को देखते हो तो। वीडियो थोड़े लंबे होते हैं क्योंकि मैं हर एक चीज को डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट आपको मैं ऐसे ही उड़ा उड़ा के नहीं समझा रहा हूँ, सो दैट आपको सारे कंसेप्ट क्लियर रहे। सो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंटली आप वीडियोस को देखिएगा ताकि आपको पीडीएफ पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, मैं चाहता तो मैं छोटा बना सकता था वीडियो, बट फिर पीडीएफ आपको पढ़ना पड़ता है। मैंने वीडियो इसलिए लंबा बनाया ताकि आपको पीडीएफ दोबारा पढ़ना ही ना पड़े वो चैप्टर का। तो अगर आपके कोई दोस्त वगैरह भी हो तो प्लीज उनको शेयर कीजिएगा, सो दैट आप भी उनकी हेल्प करें एंड वो भी आपके साथ ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम को क्लियर करें, उनको भी एआरएन नंबर मिले, आपको भी एआरएन नंबर मिले। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक बटन दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस प्लेलिस्ट को ट्रैक रखिए क्योंकि मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस अपलोड कर ही रहा हूँ। सो प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप एग्जाम्स को इजीली पास कर जाएंगे। मैंने जो भी कुछ कवर किया वो लगभग पूरा सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेटर्स इन फाइनेंशियल मार्केट ऑफ इंडिया। तो ये चैप्टर है ना, इज ऑल अबाउट रेगुलेटर, कौन किसको रेगुलेट कर रहा है, कौन कौन सी लाइक इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रहा है उसके बारे में है। तो हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उसके रिलेटेड ही हम बात करेंगे। तो अगर आप प्रॉपरली देख पा रहे होंगे तो ये चार्ट क्लियरली बता रहा है कि सबसे टॉप पे है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है ना 4 रेगुलेटर्स हैं। ठीक है, और वो किन किन को रेगुलेट कर रहे हैं उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर सबसे पहला आता है आरबीआई, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, राइट। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, बैंकिंग एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है ना रेगुलेशंस रखता है। तो अभी बैंकिंग में कुछ भी आ गया, स्केड्यूल बैंक आ गया, कमर्शियल बैंक आ गया, राइट, इन सब पे आरबीआई का रेगुलेशन रहता है, उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, हर एक बैंक करने पड़ते हैं हर एक बैंक को। सेकेंडली, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आता है, ट्रेजरी बिल्स आता है, कमर्शियल पेपर्स आता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आता है, और जितने भी लोग काम कर रहे हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या इंटरमीडियरीज जिनके द्वारा ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये सब लोग है ना रेगुलेट किए जाते हैं बाय आरबीआई ओनली। सो बैंक्स हो या मनी मार्केट इंटरमीडियरीज हो, पर्सन हो, या वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कुछ भी हो, ये सारे को है ना आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे ही सेकंड जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रेगुलेटर आता है वो है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये है ना कंप्लीट सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट को हम कैपिटल मार्केट के नाम से भी जानते हैं। अब सिक्योरिटीज मार्केट, कैपिटल मार्केट के अंदर क्या क्या आता है, शेयर्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, ये सब लोग है ना रेगुलेट किए जाते हैं सेबी के द्वारा। ठीक है, अब है ना इसमें एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट क्या है कि म्यूचुअल फंड को भी है ना सेबी ही रेगुलेट कर रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कुछ ना म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, ये सब में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो इनको ना सेबी के रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं और आरबीआई के रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि आरबीआई तो मनी मार्केट का रेगुलेटर है और सेबी सिक्योरिटीज मार्केट का, मतलब म्यूचुअल फंड का एक तरीके से, राइट। सो अब म्यूचुअल फंड अगर मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो ये दोनों के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगा, आरबीआई एंड सेबी बोथ। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए बहुत काम आएगा। थर्ड इज IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारे फुल फॉर्म सब याद रखिएगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा होता है, मे बी एक एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब IRDAI नाम से ही पता चल रहा है कि कंप्लीट इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करता है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, कार इंश्योरेंस हो, एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस, कुछ भी है, डिजिटल इंश्योरेंस हो, राइट, ये सारी चीजों को रेगुलेट करने वाला है हमारा IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड द लास्ट वन इज PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैंने आपको लास्ट वीडियो, थर्ड वीडियो जब मैंने बताया था उसमें मैंने आपको एक डिपॉजिटरी का नाम बताया था, राइट है, NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। मैंने आपको वहां पर कहा भी था कि मैं डिपार्टमेंट में काम करता था विच इज कॉल्ड पेंशन डिपार्टमेंट, राइट।
तो उसका जो रेगुलेटर है ना वो पीएफआरडीए ही है, सारे पेंशन मार्केट को रेगुलेट करने वाला पीएफआरडीए है। सो आप ध्यान में रखिएगा, आरबीआई किसको रेगुलेट करेगा? बैंकिंग एंड मनी मार्केट। सेबी सिक्योरिटीज मार्केट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट, जिसमें स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, ये सारे आ जाएंगे। आईआरडीए इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करता है, किसी भी टाइप के इंश्योरेंस को, एंड पीएफआरडीए पेंशन मार्केट को रेगुलेट करता है। तो आई होप आपको ये रेगुलेटर्स के बारे में आइडिया लग गया है। अब इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। रोल ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो ये चैप्टर इज ऑल अबाउट रेगुलेटर्स, जो कौन किसको रेगुलेट कर रहा है, कौन सी चीजों को रेगुलेशन में आ रहे हैं, राइट। तो SEBI regulates stock market, mutual funds, depositories, custodians and registrar and transfer agents, which is also called as RTAs in the country. ठीक है। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, इसको हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि आरटीए का काम क्या होता है? रिकॉर्ड मेंटेन करना, जितने भी बाय सेल स्विचिंग ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन सबका रिकॉर्ड मेंटेन करना, प्लस अकाउंट स्टेटमेंट, जो भी म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदे जा रहे हैं, राइट, वगैरह वगैरह एएमसी से, वो उनका अकाउंट स्टेटमेंट बना के प्रॉपरली इन्वेस्टर्स को भेजते रहना, ये उनका काम होता है। सेकंड इज कस्टोडियंस, जिनके पास जितने भी असेट्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उनकी कस्टडी होती है, उनको सेव करके रखा जाता है। डिपॉजिटरीज, हमने बात भी किया था एनएसडीएल एंड सीडीएसएल के बारे में लास्ट चैप्टर में, ये आते हैं डिपॉजिटरीज के अंदर। तो इनके ऊपर भी सेबी का रेगुलेशन होता है, कस्टोडियंस के ऊपर भी सेबी का रेगुलेशन है, आरटीए के पास भी सेबी का रेगुलेशन है, ठीक है। और ये सारे लोग है ना सेबी के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं, ऐसे नहीं कि बिना कोई नॉलेज के कोई भी डिपॉजिटरी बन जाएगा, कस्टोडियन बन जाएगा और जाके कुछ भी करेगा, ऐसा नहीं होता। दे हैव टू फॉलो द रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस imposed by सेबी, ठीक है। एंड इनको रजिस्टर भी होना पड़ता है विदाउट बिफोर लाइक बीइंग अपॉइंटेड एज अ कस्टोडियन, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। सेबी ऑल्सो रेगुलेट स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट, जिसको हम कैपिटल मार्केट के भी नाम से जानते हैं, सिक्योरिटीज मार्केट के नाम से भी जानते हैं, तो स्टॉक मार्केट में जितने भी शेयर्स के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, राइट, स्टॉक्स के शेयर्स के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उस पे ना क्लियर नजर रखता है कि एकदम ईज हो। स्टॉक मार्केट में कोई भी अगर इन्वेस्टर ये इन्वेस्टमेंट करने आए तो उसको एकदम इजी हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ज्यादा कुछ दिक्कत ना हो, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो, सब कुछ ना ट्रांसपेरेंट हो एक इन्वेस्टर के लिए, कि उसने कितने स्टॉक्स खरीदे, कब खरीदे, कौन से प्राइस पे खरीदे, आज तक का पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है उस स्टॉक का, राइट, न्यूज क्या चल रही है, सारी चीजें ना ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए इन्वेस्टर के लिए, तभी वो एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएगा, राइट। सेकंड, म्यूचुअल फंड्स। अभी म्यूचुअल फंड्स ऑब्वियसली अगर स्टॉक मार्केट के रेगुलेट कर रहा है तो म्यूचुअल फंड्स भी तो स्कीम्स बनाती है जो स्टॉक मार्केट में या डेट मार्केट में या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती है, राइट। तो म्यूचुअल फंड्स पे भी सेबी का कंट्रोल होता है, ठीक है। अब ना तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो सेबी को करना है, ठीक है, वो परफॉर्म करती है सेबी रेगुलर बेसिस पे। सो सबसे फर्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नॉर्मल है, विच इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट। आप और हम जैसे लोग हैं ना बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, राइट। सो मोस्ट मेजर प्रोपोर्शन हम लोग ही इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में टू बिल्ड आर वेल्थ, राइट, टू इंक्रीज आर कैपिटल, राइट, क्योंकि एफडी में या सेविंग्स अकाउंट में हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो हम इसीलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, करेक्ट, ताकि हम एक वेल्थ जनरेट कर सकते हैं अपने अपकमिंग जनरेशन के लिए, अपने लिए, ठीक है। सो ध्यान रहना चाहिए कि सेबी ये सारी चीजों पे ध्यान रखता है कि इन्वेस्टर्स के साथ कोई चीटिंग नहीं हो रही हो, कोई बड़े लेवल पे स्कैम ना हो रहा हो, सब कुछ उसके लिए ट्रांसपेरेंट हो, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड एंड प्रॉपर डिसीजन ले पाए, राइट। ज्यादा टफ लैंग्वेजेस में कुछ चीजें नहीं बताई जा रही हो ताकि इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाए, राइट, एकदम इजी करने की कोशिश करता है सेबी वहां पर, इसीलिए वो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर पाता है। सेकेंड इज टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। आज तक है ना, बहुत पहले तक क्या होता था, सिक्योरिटीज मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लोग जब चीजें खरीदते थे, स्टॉक्स खरीदते थे, तो पेपर के फॉर्म में मिलता था, बहुत परेशानियां होती थी। लेकिन धीरे 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 टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया, सेबी ने अप्रूवल देना शुरू किया कि हाँ चलो ये टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है, वो टेक्नोलॉजी इज बेटर फॉर इन्वेस्टर्स, ईज रहेगा। सो इसी वजह से आज हम जो ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे स्टॉक्स खरीद पा रहे हैं और उसको डीमटेरियलाइज फॉर्म में रख पा रहे हैं, प्रमोट होता है, अवेयरनेस फैलाया जाता है। सो ये तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो डेवलपमेंट ही हो रहा है सिक्योरिटीज मार्केट का, जिसकी वजह से हमें ईज हो रही है। पहले जितनी मेहनत करनी पड़ती थी एक शेयर खरीदने के लिए, जितना इन्फॉर्मेशन की कमी थी, उतना ही आज इन्फॉर्मेशन हमें बहुत सारा मिल जाता है। तो डेवलपमेंट हो रहा है सिक्योरिटीज मार्केट का, जिसके लिए सेबी के पास फुल कंट्रोल होता है। सेबी के पास पूरा कंट्रोल है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, फुल कंट्रोल। सी इज टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। अब जितने भी लोग हैं ना, इनमें से कोई भी चीटिंग ना करे, फ्रॉड ना करे, राइट, इसीलिए ना सेबी ने सबके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब मैं इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं बड़े लेवल पे, जो
एएमसीज चला रहे हैं उसके अंदर कोई फ्रॉड हो रहा है कि नहीं, जो डिपॉजिटरीज हैं कोई भी मतलब कुछ भी गलत काम ना करे, इसीलिए फुल रेगुलेशन रहता है सेबी का। सेबी को कंटिन्यूअसली उनको 3 महीने 6 महीने 1 साल पे है ना रिपोर्ट्स देनी पड़ती है, ताकि सेबी उसके ऊपर क्लियरली नजर रख सके। ठीक है, जैसे आरबीआई बैंक्स के लिए करती है, वैसे सेबी सिक्योरिटीज मार्केट के लिए करती है। एंड द लास्ट वन, सेबी अभी, चलो सेबी तो क्या करता है वो हमें समझ गया, उसका रोल क्या है समझ गया, लेकिन ये सेबी बना कब, क्यों बना, राइट? तो सेबी issued the mutual fund regulations in 1996 in the form of SEBI Mutual Funds Regulations Act 1996। तो ये याद रखिएगा कि सेबी ने म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस एक्ट बनाया था 1996 में। आफ्टर वो हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था ना, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हुई थी मार्केट में, बहुत लोगों का नुकसान हुआ था, राइट? तो इसी वजह से सेबी ने बहुत सारे रेगुलेशंस बनाना शुरू किया, सेबी को सेटअप किया गया था। सो उसी टाइम पे ये सब हुआ था, उसी पीरियड के अंदर। सो 1996 ये ईयर याद रखिएगा, और म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस एक्ट बनाया गया था। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बाय सेबी। सो गाइस क्या होता था ना, 20 से 25 साल पहले जब नया नया सेबी सेटअप हुआ था, तो सिक्योरिटीज मार्केट हो, मनी मार्केट हो, ये सब में ना इतने रिफॉर्म्स नहीं आए थे, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, जिस वजह से ना इन्वेस्टर्स को ना बहुत तकलीफ होती थी इन्वेस्टमेंट करने में। और अगर इन्वेस्ट कर भी लेते थे तो कुछ ना कुछ फ्रॉड या मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से गलत चीजों में इन्वेस्ट कर देते थे। कोई भी उठ के फ्रॉड कर लेता था, बड़ी से बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी, या कोई भी कुछ भी इश्यूज हो सकते थे। इसी वजह से सेबी ने ना बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, सो दैट इन्वेस्टर्स को ना ट्रस्ट हो स्टॉक मार्केट पे, मनी मार्केट पे, फ्रीली वो इन्वेस्ट कर पाए। उनको पता रहे कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत उनके जहाँ भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर नजर रखी जा रही है सेबी के द्वारा, सो दैट वो पीसफुली इन्वेस्ट करके ट्रस्ट कर पाए इंडियन मार्केट्स को। तो ये जो रिफॉर्म्स है उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अब स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या है, जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसके बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके अलग अलग। तो ना हर म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए ना कुछ स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उनको अपने वेबसाइट पे, अपने ऐप पे अपलोड करने पड़ते हैं, ताकि उसको इन्वेस्टर्स है ना पढ़ सके और उस स्कीम के बारे में प्रॉपरली जान सके। ठीक है, अब उसमें से एक स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, विच इज स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, एसआईडी जिसको हम बोलते हैं। इनके बारे में ना हम डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी छोटा सा मैं आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ इसका। ठीक है, अब स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ना हर एक एएमसी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, हर एक स्कीम के लिए, जिसके अंदर एग्जिट लोड, एंट्री लोड कितना लगेगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या लगेगा इस स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो, लमसम अमाउंट आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, फंड मैनेजर कौन है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है इस स्कीम के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो, इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ये एक स्कीम लिक्विड फंड का है जिसमें शॉर्ट टर्म में मनी बन जाएगा, मतलब पैसे बन जाएंगे, या फिर एक ये इक्विटी फंड है जिसका लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। तो ये सारी चीजों को ना मद्देनजर रखते हुए एक इन्वेस्टर है ना, अगर उसको पता हो तो वो एक प्रॉपर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएगा, जिसके तहत क्या होगा, उसकी तरफ कोई विश्वासघात या फ्रॉड नहीं होगा। वो हर एक चीज के बारे में जानकारी रखेगा कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्या रिस्क ले रहा हूँ। हाँ, मैं स्कीम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट के बारे में एक चीज बताना भूल गया, जो है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन है ना टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। हर साल, हर 6 महीने पे ये सब अपडेट करना पड़ता है हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी को, सो दैट अगर कोई चेंजेस भी आ रहा है तो वो एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड, कन्वर्जन एंड कंसोलिडेशन। ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, डिफाइंस मैनर इन विच एक्जिस्टिंग स्कीम्स नीड टू बी मर्ज। कभी कभी क्या होता है ना कि एक ही म्यूचुअल फंडिंग कंपनी के अंदर दो अलग अलग स्कीम चल रहे होते हैं, उनको ना कभी कभी मर्ज करना पड़ता है। लेकिन है ना वहां पर क्या होता है ना कि एक चीज है ना, सेबी ने कंपल्जन करके रखा है कि अभी दोनों अलग अलग म्यूचुअल फंड है तो दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, राइट? सो जब ये दोनों का मर्जर हो रहा हो तो ना एएमसी को ध्यान में रखना है कि इन दोनों में इन्वेस्टर्स ने जो भी डिसीजन अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेके इन्वेस्ट किया था, वो हैम्पर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ना कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों स्कीम्स भी लॉन्ग टर्म के लिए बनाई गई थी और अब जिसको मर्ज किया जा रहा है, तो वो मद्देनजर रखते हुए कि दोनों का ऑब्जेक्टिव हर्ट ना हो, वैसे ही उसको मर्ज किया जाना चाहिए। मैं उसका एक एग्जांपल भी आपको देता हूँ, क्योंकि ये जो करने का एक प्रथा है, ये इसलिए क्योंकि ताकि जो इन्वेस्टर्स है, यूनिट होल्डर्स है, उनको इशू नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स को ना हम म्यूचुअल फंड में यूनिट होल्डर्स बोलते हैं, क्योंकि वो यूनिट्स बाई करते हैं। ठीक है, एसआईपी के थ्रू या अमाउंट के थ्रू यूनिट्स बाई करते हैं, इसीलिए इनको हम यूनिट होल्डर्स भी बोलते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। पहले ना एचडीएफसी प्रीमियर मल्टी कैप फंड करके हुआ करता था, और एक होता था एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड। इनको ना लेटर ऑन मर्ज करके बना दिया गया था एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड।
और ना इनका ऑब्जेक्टिव ना बिल्कुल चेंज नहीं किया गया। इससे क्या हुआ, इन्वेस्टर्स को कोई इशू नहीं आया, इसलिए इसका मर्जर प्रॉपर्ली सक्सेसफुल रह पाया, सेबी ने उसको अप्रूव किया। थर्ड है न्यू प्रोडक्ट्स। अब है ना कोई भी नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में आ रहा है म्यूचुअल फंड का या किसी भी चीज का, तो ना सेबी का ना अप्रूवल लेना वहां पर बहुत जरूरी है बिफोर इट्स लॉन्च। सेबी को फुल अथॉरिटी है कि वो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को है ना कंप्लीटली इन्वेस्टिगेट कर सके, उसके बारे में हर एक चीज पता लगा सके। अगर वो सही नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देती है सेबी लॉन्च से पहले ही, और अगर वो सही है तो उसको अप्रूवल मिलता है, तभी वो लॉन्च हो सकता है कोई भी न्यू प्रोडक्ट। ये ध्यान में रखिएगा कि सेबी को फुल अथॉरिटी किसी भी न्यू प्रोडक्ट को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का। फोर्थ, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। अब ना एमएफ्स के पास है ना लार्ज वॉल्यूम ऑफ क्लाइंट डेटा होता है, करेक्ट, एंड बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा रहते हैं, तो 20,000 करोड़, 35,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ ऐसे अमाउंट होते हैं उनके पास। इसीलिए ना एकदम स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सेबी ने ना क्या किया हुआ है, डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू किया हुआ है, इन सब चीजों की गवर्नेंस प्रॉपरली हो सके। इसीलिए सेबी ने ऐसे रेगुलेशंस और सर्कुलर्स बनाए हैं ना कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स के एक्सपोजर लिमिट्स सेट हो सके इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि इन्वेस्टर्स को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिले और स्कीम अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली सही से निभाए, अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर खड़े उतरे। वो सब पे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम पे मतलब सेबी ने पूरा ध्यान दिया हुआ है। अब मैं आपको एक एक चीज समझा देता हूँ। एक्सपोजर लिमिट्स का मतलब क्या है कि अगर किसी स्कीम का नाम है या स्कीम ने अपने ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि इक्विटी फंड है वो, ठीक है, तो अब है ना इक्विटी में उनको मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, उससे वो नीचे नहीं कर सकते। तो ये हो गया एक्सपोजर लिमिट सेट करना, जो अलग अलग स्कीम के हिसाब से अलग अलग है, ठीक है। अब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, अब 65% सेट है एक्सपोजर लिमिट, बट क्या एक ही कंपनी में 65% इन्वेस्ट कर देंगे क्या? ऐसा नहीं होता है, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए कंपल्जन किया हुआ है कि सेबी ने बोला है कि आप है ना अलग अलग कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स में ना इन्वेस्ट कीजिए और उसको 65% तक इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, डेट में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि ना डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, ताकि अगर कोई एक कंपनी डूब जाती है तो बाकी कंपनीज उसको बचा सके उस फंड को, और उसमें रिटर्न्स को ज्यादा हैम्परिंग ना हो, क्योंकि एट द एंड तो वो इन्वेस्टर्स को ही बेनिफिट देगा ना। इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन हम बहुत जरूरी है। और थर्ड इज गवर्नेंस। यही सारी चीजों की गवर्नेंस करने के लिए सेबी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस देता है एएमसीज को, म्यूचुअल फंड कंपनीज को, ताकि रिस्क प्रॉपर्ली मैनेज हो सके। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग नॉर्म्स, एडिक्वेट टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएफ से ना मतलब म्यूचुअल फंड जो है ना, वो ना बेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। एंड उसका एक रीजन क्या है मालूम है? ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड कंपनीज ना एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं बिकॉज ऑफ सेबी। वो सारी इंफॉर्मेशन बताते हैं, जैसे कि एग्जिट लोड, एंट्री लोड, ऑब्जेक्टिव क्या है, फंड मैनेजर कौन है, उसने क्या एजुकेशन लिया है, कितने एक्सपीरियंस है उसको, राइट, रिस्क क्या है। इस वजह से ना ट्रांसपेरेंसी की वजह से ना इन्वेस्टर्स को एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने का मौका मिलता है। लेकिन ना इतना ही नहीं, सेबी ने ना बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू किया हुआ है ताकि प्रॉपर डिस्क्लोजर्स हो सके, और वो है ना, और उनकी जो रिपोर्टिंग नॉर्म्स भी है वो प्रॉपरली फॉलो हो सके। और ये नॉर्म्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्क्लोजर्स को मैंडेटरी किया गया है। बहुत सारे केसेस में तो सेबी ने डिस्क्लोजर्स के लिए भी फॉर्मेट दिया हुआ है। अभी किसी को डिस्क्लोजर का प्रॉपरली फॉर्मेट नहीं पता, तो सेबी ने क्या किया हुआ है, एक फॉर्मेट बना के दे दिया है कि आप इसी फॉर्मेट डिस्क्लोज करेंगे, ताकि ना इन्वेस्टर्स के पास एप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन हो, मतलब सही इन्फॉर्मेशन हो और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो टाइम टू टाइम, सो दैट इन्वेस्टर्स एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाए। इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी कितना कुछ कर रही है, कितना रेगुलेटरी रिफॉर्म्स ला चुकी है, ताकि एक इन्वेस्टर को नुकसान ना हो, एक सही डिसीजन लेने में वो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन उसके पास हो, ट्रांसपेरेंसी हो। ठीक है। एंड एक और पॉइंट है गवर्नेंस नॉर्म। ये प्रोविजन बहुत ही लंबे होते हैं, लाइक गवर्नमेंट तो आपको समझता ही है, राइट, गवर्नमेंट के नॉर्म्स वगैरह जो होते हैं, तो ना ये प्रोविजंस बहुत लंबे होते हैं, बहुत एरियाज ऑफ गवर्नेंस को कवर करते हैं। फ्रॉम फंड लेवल गवर्नेंस नॉर्म्स, जो फॉर्मेशन ऑफ ऑडिट एंड वैल्यूएशन ऑफ कमिटीज, रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड ट्रस्टीज को इंक्लूड करता है। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रोल क्या है, ऑडिटर्स का रोल क्या है, ऑडिटर्स कैसे ऑडिट करेंगे, सारी चीजों के ऊपर गवर्नेंस बना के रखा हुआ है सेबी ने। ठीक है। इसी के साथ स्कीम लेवल गवर्नेंस नॉर्म्स भी है, जो मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, बेंचमार्किंग ऑफ स्कीम का मतलब कोई भी स्कीम है उसका बेंचमार्क के साथ क्या परफॉर्मेंस है, फिर सिस्टम ऑडिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये सारी चीजों के ऊपर है ना ध्यान देता है सेबी। आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज की तरफ। सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज में यही होता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है डेट मार्केट में, जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, राइट,
एंड इक्विटी मार्केट में स्टॉक्स होते हैं कंपनीज के, अलग अलग लिस्टेड कंपनीज के, लाइक रिलायंस, टाटा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, राइट, मेरिको। और लास्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स, ये सब में इन्वेस्ट होता है, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज। नेक्स्ट आता है असेट, नेट असेट वैल्यू। अब एनएवी, एनएवी मतलब सिंपल में टर्म में अगर आपको समझाऊं तो एक म्यूचुअल फंड स्कीम का मार्केट प्राइस ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट का जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, जैसे अभी आप एक फ्रूटी लेने जाते हो टेट्रा पैक, तो आपको 10 रुपए का छोटा वाला टेट्रा पैक मिल जाता है, राइट। वैसे ही एक यूनिट अगर आप किसी म्यूचुअल फंड का स्कीम का ले रहे हो तो अलग अलग स्कीम्स के अलग अलग एनएवी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका एक कंसोलिडेशन करके, मतलब एक फॉर्मूला के थ्रू बनता है जो एनएवी का फॉर्मूला, मैं आपको आगे वाले चैप्टर्स में बताऊंगा। ठीक है, तो एनएवी का प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो फॉर एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, उसका आज का एनएवी है 125 रुपए, और आज आपने उसमें इन्वेस्ट किया 250 रुपए। ठीक है, तो अब आपको 2 यूनिट्स मिलेंगे, क्योंकि 125 रुपए का एक यूनिट है तो 2 यूनिट 250 रुपए में मिलेगा, करेक्ट। सो उसका डिस्क्लोजर होना जरूरी है, बिकॉज एनएवी एवरी डे चेंज होता है बिकॉज ऑफ द प्राइस चेंज इन द इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइम स्टैम्पिंग। टाइम स्टैम्पिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कब आप परचेज कर रहे हो, कब आप सेल सेल कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड करता है। टाइम स्टैम्पिंग होना बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ कट ऑफ टाइमिंग। टाइम स्टैम्पिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि कट ऑफ टाइमिंग होती है एनएवी की। अभी कट ऑफ टाइमिंग क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जितने भी लिक्विड एसेट्स होते हैं ना, उनका कट ऑफ टाइमिंग होता है 1:30 PM, मतलब 1:30 बजे दोपहर में। एंड इक्विटी मार्केट एंड मेनी मोर चीजों का जो परचेज, सेल्स, स्विचिंग का जो कट ऑफ टाइमिंग है ना, वो 3 बजे है, करेक्ट। तो हाउ इट इज रिलेटेड मैं आपको समझाता हूँ। समझिए, आज आप ना म्यूचुअल फंड स्कीम को ही खरीदना चाह रहे हैं, और अगर आपने 3 बजे के पहले इन्वेस्ट कर दिया ना, तो आपको आज की एनएवी पे मिलेगा, जो 3 बजे के पहले एनएवी चल रहा है ना, उस पे आपको मिल जाएगा यूनिट्स। लेकिन समझिए, आपने 3 बजे के बाद इन्वेस्ट किया, मतलब आपने 5 बजे इन्वेस्ट किया फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ना आज के एनएवी पे वो नहीं मिलेगा यूनिट्स, म्यूचुअल फंड यूनिट आज के एनएवी पे नहीं मिलेगा, आपको कल के एनएवी पे मिलेगा जो 3 बजे कट ऑफ होगा। गॉट इट। सो इसीलिए टाइम स्टैम्पिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज कट ऑफ टाइमिंग की वजह से, और एनएवी एवरी डे चेंज हो रहा है इसकी। एनएवी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि इसको निकाला कैसे जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है अगले चैप्टर्स में। फिलहाल मैं आपको इतना छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। अब वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज मतलब जिस भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जा रहा है ना, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, ठीक है। तो अब निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करके बना है, राइट। तो निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो क्या आपको नहीं लगता कि रिलायंस कंपनी, टीसीएस, ये 50 कंपनीज की शेयर प्राइस एवरी डे ऊपर नीचे होगी? ऑब्वियसली होगी, राइट। तो ये सबका कंसोलिडेटेड मिला के प्रॉपरली एक जो मार्क टू मार्केट प्रोसेस एक फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू है ना वैल्यूएशन निकाला जाता है, और उसी के थ्रू एनएवी आता है बाहर लेटर ऑन। ठीक है, सो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप कभी भी म्यूचुअल फंड का कोई म्यूचुअल फंड का स्कीम आप ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा कि कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हुआ है, उनको क्या रेशियो में इन्वेस्ट किया गया है, करेक्ट। इसी को उसी से निकलता है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, नेक्स्ट इज लोड्स, फीस एंड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको जब एक स्नैपशॉट दिखाऊंगा जिसके अंदर है ना एग्जिट लोड क्या होता है, एंट्री लोड क्या होता है, फीस क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, वो मैं आपको समझाया हूँ। स्टिल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी कोई आप स्कीम में से ना पैसा निकालना चाहते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में से, तो कोई कोई म्यूचुअल फंड होता है जिसमें अगर आप 1 साल के पहले पैसा निकालेंगे ना, तो आपको एग्जिट लोड लगता है 1% का, 0.5% का, 2% का, क्योंकि वो एक तरीके से आपने बहुत जल्दी उसमें से रिडीम कर लिया इसलिए लगता है, बट ये हर स्कीम में नहीं होता है, इसीलिए ध्यान से देख के ही इन्वेस्ट करने का। नेक्स्ट इज फीस एंड एक्सपेंसेस। अभी समझिए, कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके लिए आपका पैसा लेके एकदम इन्फॉर्म डिसीजन बना के फुल एनालिसिस करके अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो डोंट यू थिंक उसको भी तो सैलरी मिलनी चाहिए? तो उसको सैलरी कैसे मिलेगा? आपसे जो एक्सपेंस कटेगा छोटा सा एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में, वो हर एक इन्वेस्टर से कटेगा, और वो इन्वेस्टर्स के पैसे को लेके दिया जाएगा। अब वो इतना नेग्लिजिबल होता है ना, एक्सपेंस रेशियो इतना नेग्लिजिबल होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपके अकाउंट से कटा है। आपके अकाउंट इन द सेंस आपका जो एसआईपी अमाउंट होगा या आपका लमसम अमाउंट होगा, उसमें से कटा, आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंस रेशियो अलग अलग स्कीम का अलग होता है। अगर आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें जो कि पैसिव स्कीम होता है, उसमें एक्सपेंस रेशियो ना के बराबर, लाइक 0.5 या 1% के नीचे होता है, ठीक है। लेकिन अगर वही एक एक्टिव इन्वेस्टिंग है जहां पर है ना खुद का एक
एनालिसिस करके, फुल एनालिसिस करके अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है फंड मैनेजर के द्वारा, वहां 1% टू 2% तक भी जा सकता है, 2% से ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, एक्सपेंस रेशियो। तो इसको मैं आगे आपको स्नैपशॉट के थ्रू भी समझाऊंगा कि ये कैसे दिखाया जाता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। Procedure and norm for calculating dividend out of surplus has been laid out in the circulars. अभी ना ऑब्वियसली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड स्कीम्स को, ठीक है। तो ना ये कब होता है मैं आपको बता देता हूँ। इन केस ऑफ डेट मार्केट, जब इंस्ट्रूमेंट्स में या लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में जब इन्वेस्ट किया जाता है ना, तो समझिए अच्छा खासा रिटर्न्स आया, ठीक है, बहुत अच्छा खासा पैसा बना। तो ना जो भी इन्वेस्टर को इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस किया गया था ना, वो देने के बाद, सबको देने के बाद अगर सरप्लस में अमाउंट बचता है, मतलब और पैसा बचता है, तब जाके उसको डिविडेंड के फॉर्म में कैलकुलेट करके प्रॉपरली प्रोसीजर नॉर्म के थ्रू डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन्वेस्टर्स को, वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज इन्वेस्टमेंट बाय स्कीम्स। अभी ना आगे मैं आपको स्लाइड में नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड पक्का एक कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में या म्यूचुअल फंड को क्या क्या रिस्ट्रिक्शन सेबी ने लगाए हुए हैं ताकि कुछ गलत ना हो इन्वेस्टर्स के साथ, वो मैंने आपको बताया। तो वो कुछ इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर एंड लिमिट्स लगाए हैं, जिसको मैं डिटेल में नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, वो आप देख लीजिएगा। मैं अभी नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि अभी इसको समझाने जाऊंगा ना तो करीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, जो मैंने आगे ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड करने ही वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट्स, डिस्क्लेमर्स इन ट्रू एंड फेयर फॉर्म। सेबी ने ना एडवर्टीजमेंट्स अलाउ किया है म्यूचुअल फंड के लिए, लेकिन है ना उनके उसके ऊपर है ना बहुत सारे मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हैं ताकि कुछ गलत एडवर्टीजमेंट ना जाए। और एडवर्टीजमेंट्स के लिए ना बोला गया है कि उनको क्लियरली डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, ताकि इन्वेस्टर्स को गुमराह ना किया जा सके। सेकेंडली, जो भी म्यूचुअल फंड के बारे में बताया जाए वो ट्रू एंड फेयर फॉर्म में हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी म्यूचुअल फंड जो कंपनीज है वो अपनी वेबसाइट पे या कहीं भी अगर वो अपने एडवर्टीजमेंट कर रही हैं तो वो कुछ भी मैनिपुलेटिव नहीं कर सकते, उनको सच सच बताना पड़ेगा और फेयर होकर सब कुछ चीजें एडवर्टाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये एडवर्टीजमेंट्स था जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। अभी इन्वेस्टर्स के कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है जो डिटेल में मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा ही, लेकिन छोटा सा बता देता हूँ कि जब आप कोई ना म्यूचुअल फंड स्कीम से एग्जिट कर रहे हैं, आप बेच के निकल रहे हैं ना, तो अगर T+2 वर्किंग डेज, मतलब जिस दिन आपने एग्जिट किया, मतलब ट्रांजेक्शन डेट प्लस 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको पैसा वापस नहीं मिला, राइट, या फिर लिक्विड फंड्स जिसमें ऑन द स्पॉट रिडम्पशन होता है और ऑन द स्पॉट पैसा आना चाहिए, अगर ये नहीं मिला तो पेनाल्टी लग सकता है एएमसी को इन केस ऑफ डिले इन रिडम्पशन। सो आई होप ये इन्वेस्टर राइट आपको समझ में आ गया, ये आप ध्यान रखिएगा। और आपने जितने भी आप जब आप NISM सर्टिफाइड हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, तो आप अपने इनको भी बता सकते हैं, इन्वेस्टर्स को भी बता सकते हैं जिनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, ताकि उनको आप पे और ट्रस्ट हो कि यार ये हमारे बारे में सोच रहे हैं, करेक्ट। and certification and registration, NISM certification mandatory for distributors। सी सेबी ने इतना स्ट्रिक्ट रखा हुआ है हर एक चीज के लिए कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अलग अलग स्कीम्स को, तो आपको खुद पहले वो एग्जाम पास करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर होना पड़ेगा एमफी के साथ, तभी आप जाके डिस्ट्रीब्यूटर बन के आप बेच सकते हैं चीजें, राइट। तो कितनी अच्छी चीज है देखिए, ये हर एक चीज ऊपर से लेके नीचे तक डिस्ट्रीब्यूटर तक फुल रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चीजें की जाती है। इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर ने कोई गलती कर दी तो वो वेरीफाई हो गया, अगर वायलेशन पकड़ा गया तो ऑटोमेटिकली आपका ARN नंबर कैंसिल हो जाएगा, जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहता। इसीलिए हमें फेयर होके हमारे को हमेशा इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए उनको, उनके गोल्स के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन बाय RTA। RTA हमने थर्ड चैप्टर के फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ा था चार्ट के थ्रू, कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स को अपॉइंट किया जाता है बाय AMC टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शंस लाइक परचेज, स्विचिंग, सेल्स ऑफ ऑल द म्यूचुअल फंड यूनिट्स एंड ऑल, राइट। तो ये उनका काम होता है। एंड कैटेगराइजेशन टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन स्कीम्स। अब क्या होता है ना, हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास मतलब बहुत सारे स्कीम्स है, इक्विटी में अलग टाइप की स्कीम्स बहुत सारे हैं, डेट में अलग स्कीम्स है, लिक्विड फंड्स के लिए अलग स्कीम्स है, हाइब्रिड है, बैलेंस्ड है, मतलब बहुत सारे हैं, राइट। सो ना उसको ना मिक्स ना हो जाए, इन्वेस्टर कंफ्यूज ना हो जाए, इसके लिए ना अलग अलग कैटेगरी बना के दिखाया जाता है इन्वेस्टर्स को, सो दैट उनको पता रहे कि हाँ इस इक्विटी स्कीम में ये इक्विटी के बारे में होगा मोस्टली, इसमें डेट के बारे में होगा, इसमें लिक्विड के बारे में होगा, कैटेगरी बना दिया जाता है जिससे इन्वेस्टर को कंफ्यूजन कम हो और वो इजीली एक्सेस कर सके इन्फॉर्मेशन को। तो आई होप रेगुलेटरी रिफॉर्म्स यहाँ पर खत्म होता है। आई होप रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के बारे में आपको कोई डाउट ना हो। और इसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट मैंने बोला आपको मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा, ऑब्वियसली आपको अगले स्लाइड में डिटेल में पता चल ही जाएगा,
ठीक है, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन नॉर्म्स फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो सी, म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऊपर है ना रिस्ट्रिक्शंस किए जाते हैं बाई सेबी, सो दैट ना वो कुछ गड़बड़ ना कर सके, या वो कुछ किसी एक कंपनी को या किसी एक चीज को है ना बेनिफिट करने की जबरदस्ती कोशिश ना करे, मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करे, ठीक है। तो चार टाइप के चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस है। एक है जनरल रेस्ट्रिक्शंस, फर्स्ट से शुरू करते हैं। एक है जनरल रेस्ट्रिक्शंस। अब जनरल रेस्ट्रिक्शंस में क्या आता है वो देख लेते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ही आपको लिख के दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा डिटेल में भी है, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दे रहा हूँ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। म्यूचुअल फंड विल बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन डिलीवरी बेसिस। अब है ना, रेस्ट्रिक्शन क्या है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज है ना शेयर्स को इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं कि अभी खरीदा 10 मिनट बाद बेच दिया, ऐसा वाला इनको अलाउड नहीं होता है, ठीक है। इनको है ना डिलीवरी बेसिस पे ही लेना पड़ेगा। मतलब अगर आज इन्होंने रिलायंस के 1 करोड़ के शेयर्स लिए, तो इनको वो लेके रख लेना पड़ेगा, और फिर आज के आज वो बेच नहीं सकते हैं, वो उनको टाइम लेके बेचना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड डिलीवरी बेसिस, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं, मतलब देखिए, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है, राइट, जो अपने इन्वेस्टर्स को बेनिफिट देने के लिए बना हुआ है। अगर वो स्पेक्यूलेशन की बेसिस पे 10 मिनट में स्टॉक्स बेच देंगे, इसका मतलब है कि वो ना एक तरीके से प्रेडिक्शन कर रहे हैं, स्पेक्यूलेशन कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से स्टॉक बढ़ेगा, यहाँ से गिरेगा। इसमें लॉस होने के चांसेस, प्रॉफिट होने के चांसेस दोनों है ना 100% हो जाते हैं। इस वजह से ना इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए इन्वेस्टर्स के पैसों से। इस वजह से यहाँ डिलीवरी बेसिस पे लिया जाता है, फुल कंप्लीट रिसर्च के ऊपर, कि हाँ ये कंपनी अगले 1 महीने में, 2 महीने में, या 1 साल में, या 10 साल में अच्छा परफॉर्म करेगी, तो चलो इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड इज म्यूचुअल फंड शैल नॉट एडवांस एनी लोन्स। ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास इन्वेस्टर्स का लाइक हजारों करोड़ों रुपए रुपए आते हैं, राइट। हम छोटे छोटे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपने हार्ड अर्न मनी से कुछ कुछ अमाउंट एसआईपी में डालते हैं, या लमसम अमाउंट लगाते हैं, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, राइट। सो ऐसे करके तो हजारों करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं जो अपना पैसा किसी एक म्यूचुअल फंड को देते हैं उनके बिहाफ पे इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। तो इनके पास हजारों करोड़ों रुपए आ जाते हैं। अब ये ना ये बिजनेस नहीं कर सकते हैं कि अब वो हजारों करोड़ों में से थोड़ा सा लेके चलो किसी को लोन दे देते हैं। ये बैंक नहीं है, जो बैंक का काम होता है ना कि इन्वेस्टर्स के डिपॉजिट किए हुए मनी को लोन देना और फिर उस पर इंटरेस्ट कमा के वापस देना, म्यूचुअल फंड को ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। म्यूचुअल फंड का कोर काम क्या है, इन्वेस्टर्स के पैसे लीजिए, प्रॉपर रिसर्च कीजिए और सही एसेट में लगाइए, और फिर उससे प्रॉफिट जनरेट कीजिए एंड इन्वेस्टर्स को बांटिए, ये उनका काम होता है, ठीक है। थर्ड, स्कीम में इन्वेस्ट इन अदर स्कीम्स ऑफ द सेम म्यूचुअल फंड और अदर म्यूचुअल फंड। अभी है ना, एक म्यूचुअल फंड स्कीम क्या कर सकती है, किसी और म्यूचुअल फंड के किसी एक स्कीम में पैसा लगा सकती है, या फिर किसी अदर म्यूचुअल फंड के स्कीम में पैसा लगा सकती है। लेकिन इसके ऊपर एक लिमिट लगाई गई है कि ये ना 5% से ज्यादा अपने नेट एसेट वैल्यू जो होता है उसके 5% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती किसी और एमएफ के स्कीम में, या किसी और अदर एमएफ एमएफ में, ठीक है, म्यूचुअल फंड में। तो ये पॉइंटर याद रखिएगा, ये तीनों में से कोई भी एमसीक्यू के फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है कि क्या म्यूचुअल फंड कंपनीज इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकती है, स्पेकुलेशन के बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकती है। तो आपका आंसर होना चाहिए नो, म्यूचुअल फंड कैन बाई एंड सेल सिक्योरिटीज ओनली ऑन डिलीवरी बेसिस। क्या म्यूचुअल फंड लोन दे सकती है, ट्रू और फॉल्स? आपको आंसर देना है कि फॉल्स, म्यूचुअल फंड कैन नॉट गिव लोन, ठीक है। सो ऐसे करके एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। सेकंड इज इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज। ये एक टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन है कि जो डेट सिक्योरिटीज के ऊपर लगाए गए हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऊपर, ठीक है। A mutual fund scheme shall not invest more than 10% of its NAV in debt instruments comprising money market instruments and non-money market instruments issued by a single issuer. For example, मैं आपको दे रहा हूँ कि किसी कंपनी ने ना लाइक समझो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही बात ले लेते हैं, चलो। उन्होंने एक ट्रेजरी बिल को है ना पास किया कि मुझे ना उनको गवर्नमेंट को जब पैसा रेज करना होता है तो वो ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स ऐसे करके वो लोग ना चीजें लॉन्च करते हैं, तो ट्रेजरी बिल के फॉर्म में उन्होंने लॉन्च कर दिया स्कीम, ठीक है। अब है ना म्यूचुअल फंड के ऊपर एक वो है कि कोई एक स्कीम है ना म्यूचुअल फंड का 10% से ज्यादा अपने एनएवी का नहीं लगा सकता सिंगल इशूअर का, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि 10% से ज्यादा अगर कोई एक ही स्कीम में लगाने की कोशिश करेगा तो वहां रिस्क बढ़ जाता है, फर्स्ट। दूसरा है कि वो मैनिपुलेशन हो सकता है उस चीजों में, राइट। इस वजह से ना 10% से ज्यादा अलाउ नहीं किया गया है सिंगल इशूअर का, ठीक है। सेकंड, ओपन एंडेड डेट फंड हैव टू मेंटेन अ मिनिमम ऑफ 10% ऑफ देयर कॉर्पस इन लिक्विड एसेट्स। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ ओपन एंडेड क्या होता है। ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक फंड, डेट फंड, जिसका ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मतलब आज अगर आपने पैसा लगा दिया तो अब आपको 10 साल बाद ही मिलेगा ये पैसा,
ये क्लोज एंडेड जैसा नहीं है, ये ओपन एंडेड है, मतलब कभी भी इसमें आप एंट्री लो, इन्वेस्टमेंट करो और कभी भी इससे निकल जाओ, विच इज कॉल्ड ओपन एंडेड। एक सिंपल एग्जांपल से बताऊं, एक घर है, उसका दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है, आप कभी भी उस घर में आओ और कभी भी उस घर से चले जाओ, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको 6 घंटे वहां रहना ही पड़ेगा तभी आप बाहर निकल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। सेकेंड, 10% ऑफ देयर कॉर्पस, मतलब उनके पास अगर समझो 10,000 करोड़ रुपए, तो उसका जो 10% है वो लिक्विड एसेट्स में ही लगाना पड़ेगा ओपन एंडेड फंड को। ठीक है, ओपन एंडेड डेट फंड को। लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता करे जब भी मन करे। जैसे कि हम सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालते हैं, राइट, हम अपने एटीएम से उसको कभी भी निकाल सकते हैं, रात के 12 बजे भी जाके उसको स्वाइप करके निकाल सकते हैं, ये एक हो गया लिक्विड एसेट। दूसरा होता है एफडी, आजकल ऑनलाइन एफडीज हो गई है जो ना ऑन द स्पॉट बनती है और ऑन द स्पॉट आप तोड़ सकते हो, इसको भी एक लिक्विड एसेट बोलते हैं, जो ऑन द स्पॉट या एकदम कम टाइम पीरियड के अंदर है ना, आप उसको बेच के पैसा निकाल सकते हो। करेक्ट। वैसे ही होती है स्टॉक्स, शेयर्स में इन्वेस्ट करना, तो शेयर्स भी आप कभी भी खरीद सकते हो और कभी भी बेच सकते हो, क्योंकि बायर्स तो बहुत सारे हैं। सो ये सारी चीजें होती है लिक्विड एसेट्स। तो फिर आपके मन में आ रहा होगा, तो फिर नॉन लिक्विड एसेट क्या होता है? रियल एस्टेट। आपने एक घर खरीदा, क्या आप उसको 2 दिन में बेच के पैसा निकाल सकते हो? इट्स वेरी इम्पॉसिबल थिंग ना, कि आप उसको ऑन द स्पॉट, आपको बायर ही नहीं मिलेगा, या आपको बायर मिलेगा तो बोलेगा मेरे को बहुत सस्ते में बेचो। सो ये एक नॉन लिक्विड एसेट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, लैंड, ये सब नॉन लिक्विड एसेट के एग्जांपल होते हैं। थर्ड, parking of funds in short-term deposits with all the scheduled commercial banks shall be limited to 15% of the net asset of the income। आप बार बार ये नेट एसेट जो सुन रहे होंगे ना, मैं आपको ना ये नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, नेट एसेट क्या होता है, ये ना नेक्स्ट चैप्टर्स में विद फॉर्मूला समझाऊंगा, इसको निकाला कैसे जाता है, ये एनएवी होता क्या है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि पार्किंग ऑफ फंड्स मतलब ना, म्यूचुअल फंड्स को है ना 15% से ज्यादा है ना अपने नेट एसेट ऑफ द स्कीम का, वो ना स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स में डालना अलाउड नहीं है, क्योंकि उनका काम क्या है, म्यूचुअल फंड या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, सॉरी स्टॉक मार्केट या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा के रिटर्न्स बनाना। ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्टर से पैसा बोल के ले लिया कि हम मार्केट में लगाएंगे और फिर है ना जाके 50% पैसा जाके एफडी में रख दिया, ये तो आपके साथ धोखा हो गया ना, तो आप खुद भी एज एन इन्वेस्टर कर सकते थे। इसी वजह से 15% से ज्यादा वो नहीं रख सकते। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, जैसे कि नॉर्मल बैंक्स, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, एसबीआई, ये सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो रजिस्टर्ड है विद आरबीआई। ठीक है। सो इनके शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स क्या हो सकते हैं, एफडी हो सकता है, राइट, आरडी हो सकता है, ये सब में 15% से ज्यादा पैसा नहीं रख सकते हैं। क्या होता है ना, मैं बताता हूँ ये इसका मतलब क्या है। समझो ना, एक स्कीम के पास, एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास एक स्कीम के लिए 20,000 करोड़ रुपए आ गए। ठीक है। अब है ना उसका 15% कितना हो गया, अराउंड 3,000 करोड़। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 3,000 करोड़। तो अभी ना अ, उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया स्टॉक मार्केट में, डेट मार्केट में, लेकिन है ना उनके पास कुछ ना 4-5 हजार करोड़ रुपए भी बच गए। तो उन्होंने क्या सोचा कि यार ना मैं 3,000 करोड़ रुपए ना एक एफडी में लगा के रख देता हूँ किसी बैंक के, रिनाउंड बैंक के, क्योंकि ना कभी कभी है ना जब मार्केट फॉल होता है तो ना उस टाइम पे ना ये पैसे काम आ सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, सही टाइम पे, तो इसीलिए ना वो लोग अलग से कैश में भी रखते हैं। जैसे हम कैसे करते हैं, हम एज एन नॉर्मल पर्सन क्या करते हैं, हमारे पास जब सैलरी आती है हमारी या हमारे बिजनेस से इनकम आता है, तो हम क्या करते हैं, कुछ पैसे साइड में रखते हैं कि इमरजेंसी में काम आ सकता है, राइट, वैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज भी करती है। ठीक है, सो ये उसका एक बेसिक कंसेप्ट था। चौथा, म्यूचुअल फंड स्कीम शैल नॉट इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग कमर्शियल पेपर्स। मतलब अभी डेट इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, राइट, लेकिन है ना म्यूचुअल फंड स्कीम्स है ना अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अनलिस्टेड का मतलब क्या होता है, जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे अभी लिस्ट नहीं हुआ है, जो अभी भी है ना है, एग्जिस्ट करता है बट वो अभी भी लिस्टेड नहीं है, इस वजह से ना उसके ऊपर इन्वेस्ट किया नहीं जा सकता बाय म्यूचुअल फंड कंपनीज इंक्लूडिंग कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है बट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, प्रोवाइडेड such schemes may invest in unlisted non-convertible debentures up to a maximum of 10% of the debt portfolio of the scheme। अब ना म्यूचुअल फंड स्कीम अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता इंक्लूडिंग कमर्शियल पेपर्स, बट वो अपना ना डेट पोर्टफोलियो ऑफ द स्कीम का 10%, मैक्सिमम 10% अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकता है। अब इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है ना लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं, लिस्टेड है, उनके शेयर्स रोज ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में। अचानक से ना रिलायंस कंपनी को है ना और पैसों की जरूरत पड़ गई, तो उन्होंने बैंक को मतलब बैंक के पास गए होंगे, दुनिया भर के पास गए होंगे, तो उनको ना उतना मतलब मिला नहीं, तो उन्होंने क्या सोचा, चलो पब्लिक से उठा लेते हैं पैसा।
तो वो ना अपनी कंपनी या नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू करेंगे नॉर्मल पब्लिक को, ठीक है, सबको, मतलब म्यूचुअल फंड सबको इशू करेंगे, और है ना उसके जगह पैसा रेस करेंगे। अब ये नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होता है कि इनको ना शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है जब आपका मन चाहे तो। इनका ना एक टाइम पीरियड होता है कि ना 5 साल का इनका एक नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर का एक पेपर बनता है कि 5 साल तक आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। 5 साल के बाद आपको है ना इसका आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट किया है इन्वेस्ट, और आपको जो इंटरेस्ट या रिटर्न्स प्रॉमिस किए गए वो आपको साथ में मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ 5th ईयर। ठीक है, सो समझ गए आई होप आप नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होता है। अब अनलिस्टेड का मतलब क्या होता है, जो मार्केट में लिस्टेड नहीं है, मतलब रिलायंस का ना नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वो अभी है ना सिर्फ निकाल रहे हैं ऐसे ही, अभी लिस्ट नहीं किया है, स्टिल उसमें इन्वेस्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड। सो मैं इसको एक बार समराइज कर रहा हूँ ये लास्ट पॉइंट को, अगर आपको कंफ्यूजन हो गया या मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया हो तो। अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेजरी बिल्स वगैरह होता है ना, इंक्लूडिंग कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता म्यूचुअल फंड स्कीम, बट किसी कंपनी के या किसी स्कीम के अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर में अप टू लाइक मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ डेट पोर्टफोलियो ऑफ द स्कीम इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, अगर आपको इस पॉइंट पे कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे एग्जैजरेट करके आप पूछिएगा क्वेश्चन, मैं आपको उस पर रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, थर्ड, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इस पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि ELSS notification requires that at least 80% of the ELSS fund should be invested in equity and equity related instruments only। अब ना ELSS फंड क्या होता है, मैं उसको एक बेसिक कंसेप्ट देता हूँ। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS फंड्स में इंडियन सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए। ठीक है, तो अभी इसका नाम है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, राइट? तो आपको क्या लगता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम नाम है और वो डेट में 50% पैसे लगा जाएंगे, ऐसा चलता है क्या? नहीं चलता ना, नाम आपने क्यों रखा फिर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम? इसी वजह से म्यूचुअल फंड कंपनीज को बोला गया है कि आपके ना 100% पैसा जो आपके पास आया है उसका 80% पैसा आपको कम से कम ELSS फंड का इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना ही पड़ेगा। इक्विटी इन द सेंस रिलायंस के शेयर्स, टाटा के शेयर्स, मेनी मोर कंपनीज के शेयर्स, या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में आता है ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो ना 10 कंपनीज या 20 कंपनीज का ना एक वो होता है, मिक्सचर होता है, कंबाइंड होता है, उसमें इन्वेस्ट करना। ठीक है, second, scheme shall not invest more than 10% of its NAV in the equity shares and equity related instruments of a company। मतलब आप 80% ऑफ द अमाउंट तो लगा रहे हो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड स्ट्रीम में, लेकिन क्या आप 80% पूरा अमाउंट एक सिंगल कंपनी में लगा सकते हो? नो no। आप 10% से ज्यादा किसी भी सिंगल कंपनी में नहीं लगा सकते हो। तो समझो इंडिया की ना टॉप 10 कंपनीज में ना एक म्यूचुअल फंड स्कीम ने, ELSS फंड स्कीम ने डिसाइड किया कि हम इन्वेस्ट करेंगे। तो ना वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 20% रिलायंस में लगा दें या 50% रिलायंस में लगा दें और बाकी में थोड़ा थोड़ा लगा दें, ऐसा नहीं चलता। 10% से ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 8-10% आप रिलायंस में लगाओ, 10% आप टाटा में लगाओ, 10% आप ITC में लगाओ, 10% आप इन्फोसिस में लगाओ, ऐसे करके आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपने पैसे को, ताकि ना डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। समझो कल जाके कोई एक कंपनी डूब भी जाए ना या उसमें प्रॉब्लम्स भी आ जाए तो बाकी के 9 कंपनीज है ना उस स्कीम को है ना बचा के रख पाए, ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा एट द एंड ना डूबे। तो आप अगर नोटिस कर पा रहे हो ना, ये जो जितने भी रेस्ट्रिक्शंस है ना लगाए गए हैं, आपको पढ़ने में भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, बट ये सब क्यों बनाए गए हैं? ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा ना डूबे। इसलिए हम कह रहे थे सेबी अपने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बचाने की पूरी कोशिश करता है। इसी वजह से इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस म्यूचुअल फंड स्कीम्स के ऊपर लगाए गए, म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऊपर लगाए गए, ताकि वो फ्रॉड ना कर पाए या कुछ मार्केट मैनिपुलेशन ना कर पाए। आई होप ये क्लियर है। The limit is not applicable for investment in index sector industry specific scheme। अभी मैंने आपको क्या बताया, 10% अपने NAV का वो इक्विटी किसी सिंगल कंपनी की इक्विटी शेयर्स में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वो एक सेक्टर में लगा सकते हैं। सेक्टर में तो बहुत सारी कंपनीज आ सकती है, राइट? या इंडेक्स में तो बहुत सारी कंपनीज आती है। इंडेक्स मतलब एक IT करके इंडेक्स है, उसमें ना सारी IT कंपनीज है। ठीक है, उसमें पूरे में वो लगा सकती है 10% से ज्यादा। सेक्टर में लगा सकती है, समझो अभी एक सेक्टर का एग्जांपल दूं तो FMCG एक सेक्टर है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें ITC आता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर आ गया, फिर मेरिको आ गया, ये सारे है ना FMCG प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। जैसे कि तेल हो गया, मैगी हो गया, आशीर्वाद अट हो गया, ये सब कोलगेट हो गया, ये सारी चीजें है ना FMCG प्रोडक्ट्स है जो रेगुलर बेसिस पे लोग यूज करते हैं, या इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम। तो ये सारी चीजों में 10% का कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें ज्यादा भी लगाया जा सकता है। तो एक बार समराइज कर देता हूँ ये 3 पॉइंट को वापस से। ELSS फंड को 80% अपना अमाउंट जो ELSS फंड से आया है उसको इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही लगाना होगा, लेकिन
इन 80% को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, उसमें मोर देन 10% किसी सिंगल कंपनी के इक्विटी शेयर्स में वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। एंड थर्ड, ये जो 10% का लिमिटेशन है वो किसी भी इंडेक्स, सेक्टर या इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम के ऊपर लागू नहीं होगा। आई होप ये क्लियर है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आपको पूरे भी चैप्टर में जब मैं कोई चीजें समझा रहा हूँ तो मैं अपने दिमाग से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मे भी आपके दिमाग में वो ना आ रहा हो। सो ना आप प्लीज उसके ऊपर एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं आपको ना उस पर क्लियर कर दूंगा अगर डाउट हो। प्लीज विद डाउट कभी भी एग्जाम में मत जाइए, वरना आप वहां पर कंफ्यूजन में आ जाएंगे, आप अपना टाइम वेस्ट ही करेंगे एक क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट इन रीट्स एंड आईएनवीआईटीज। अब इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, बहुत 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 मस्त कंसेप्ट है ये रीट्स एंड आईएनवीआईटीज का। रीट्स का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड, एंड आईएनवीआईटीज का मतलब फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड। ठीक है। अब रीट्स क्या करता है, इन आईएनवीआईटीज क्या करती है, उसका मैं आपको सिंपल एक मतलब पहले बता देता हूँ। कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है जो इन्वेस्टर से पैसे रेज करती है और ना रियल एस्टेट में लगाती है। ठीक है। और फिर जब वो प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन होता है तो वो रीट्स के शेयर का भी अप्रिसिएशन होता है। और है ना, जितना भी वो रियल एस्टेट से पैसा कमाती है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को ही बांट देती है। तो मतलब समझो, एज एन इन्वेस्टर ना हमको ना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मन है, हम सबको अपना अपना घर खरीदना है, बट हमारे पास उतने पैसे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इन रीट्स के अंदर या आईएनबीआईटीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो अपना कुछ अमाउंट। ठीक है। समझो ना, उन्होंने ना, आपने बहुत सुना होगा, जैसे आपकी ना बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल हो गई, ये लोग है ना बड़ी बड़ी लैंड का जो जमीन होता है ना, उस पे बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है उसमें जाके भाड़े पे लेती है अपना बिजनेस चलाने के लिए, राइट, अपना कंपनी चलाने के लिए। तो ये क्या होता है, ये रियल एस्टेट ही तो है ना। तो ये रियल एस्टेट में वो रियल एस्टेट उनको खरीद लेते हैं, वो म्यूचुअल फंड स्कीम, फिर है ना उसको ना गूगल को दे दिया फॉर एग्जांपल भाड़े पे, तो अब वो भाड़ा तो आएगा ना उनको, 10 साल के लिए भाड़े पे लिया अगर उन्होंने, तो अब उनको भाड़ा शुरू होगा आना, रेंट शुरू होगा आना, राइट। वो रेंट को ना वो लोग है ना डिवाइड करेंगे सारे इन्वेस्टर्स में इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और एवरी ईयर उनको कंपलसरी है 80 to 90% ऑफ डिविडेंड बांटना, कंपलसरी है। ठीक है। ये सेबी ने लागू करके रखा हुआ है। और प्लस उस प्रॉपर्टी का अगले 10 साल में जितना भी अप्रिसिएशन होगा, आपके शेयर का अप्रिसिएशन होता जाएगा, मतलब आपकी यूनिट्स का अप्रिसिएशन हो जाएगा। ये हो गया रीट्स। आईएनवीआईटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स, पाइपलाइंस, हाईवेज, राइट, ये सारी चीजों में इन्वेस्ट करना इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, ये सारी चीजें बनाएगा या उसकी चीजों में इन्वेस्ट करेगा और आपको एट द एंड प्रॉफिट मिलेगा। तो अब इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है, नो म्यूचुअल फंड under all its schemes shall own more than 10% of units issued by a single issuer of REIT and INVIT। मतलब अभी मार्केट में ना 3-4 टाइप के रीट्स है, INVITs है, कोई भी म्यूचुअल फंड है ना मोर देन 10% यूनिट्स नहीं होल्ड कर सकता किसी भी सिंगल इशुअर का। ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, 10 चीजों में उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 10 अलग अलग रीट्स में, या रीट्स और INVIT का मिक्स करके 10 अलग अलग कंपनीज के रीट्स में या INVITs में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको रीट्स और आईएनवीआईटी समझ गया हो, नहीं समझा हो तो एक छोटा सा गूगल भी कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, या तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। सेबी एडवर्टाइजमेंट कोड फॉर म्यूचुअल फंड्स। सी, सेबी ने एडवर्टीजमेंट अलाउड किया हुआ है म्यूचुअल फंड्स के लिए, बट कुछ है ना उसमें ना रूल्स एंड रेगुलेशंस डाल के रखे हैं सो दैट कोई मिसयूज ना हो सके इंफॉर्मेशन का, कुछ मैनिपुलेशन ना हो सके इन्वेस्टर्स के माइंड के साथ, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट है, एडवर्टीजमेंट शैल बी एक्यूरेट, ट्रू, fair, clear, complete, unambiguous and concise. Advertisement shall not carry any slogan that is exaggerated. ठीक है। सी, जो भी म्यूचुअल फंड के बारे में एडवर्टीजमेंट होगा ना, उसका इंफॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है। चाहे उनके पेज पे हो, वेबसाइट पे हो, टीवी पे हो, एक्यूरेट होना चाहिए, कुछ भी इधर उधर नहीं। अगर 90 फंड्स में इन्वेस्टेड है, 90 कंपनीज में इन्वेस्टेड है, तो एग्जैक्ट 90, कुछ भी अनएक्यूरेट नहीं होना चाहिए। ट्रू होना चाहिए, इसमें झूठ कुछ भी नहीं होना चाहिए। फेयर होना चाहिए, बायस्ड नहीं होने चाहिए वो लोग कि वो म्यूचुअल फंड अच्छा है, ये म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है, राइट। क्लियर होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को चेंज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, इसलिए कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और क्लियर के साथ कंसाइज भी होना चाहिए, राइट। सो ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है एडवर्टीजमेंट अगर किसी को भी करना है म्यूचुअल फंड्स का। तो सेकंड, एडवर्टीजमेंट करते वक्त ना कोई भी ऐसा स्लोगन नहीं होना चाहिए जो एग्जेजरेटेड हो। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, राइट, क्या वो सच में विंग्स देता है क्या, नहीं देता है, राइट।
इट्स जस्ट अ स्लोगन जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जैजरेट करके बताया गया है ताकि उनका प्रोडक्ट को अच्छा मार्केटिंग के साथ लाइक सेल्स हो सके। वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में अननेसेसरी एग्जैजरेशन नहीं दे सकते कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स ये वाला खरीदते हो या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप अगले 2 साल के अंदर मुकेश अंबानी के जैसा पैसा कमाओगे, शाहरुख खान जैसा पैसा कमाओगे। ऐसा तो एग्जैजरेट करके आप कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। नेक्स्ट, नो मिसलीडिंग, बायस्ड और डिसेप्टिव स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेबल इन एडवर्टाइजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बायस, बायस वर्ड कि ना जब म्यूचुअल फंड्स आपके बारे में कोई भी ये कर रहा है ना, प्रमोट कर रहा है ना, तो ऐसा नहीं कर सकता कि बायसनेस शो करे कि ये हमारा अच्छा है उनका अच्छा नहीं है, वो कंपनी फ्रॉड है हम नहीं है। ऐसा कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिसेप्टिव स्टेटमेंट्स का यूज नहीं करना है उनको, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी है, ठीक है, सो दैट इन्वेस्टर्स अपने सही डिसीजंस ले पाए। इन्वेस्टर्स के लिए एक भी छोटा सा अगर झूठ एडवर्टीजमेंट में किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होगा, इन्वेस्टर का डिसीजन मेकिंग गलत जा सकता है, उनके फेवर में नहीं होगा। थर्ड, एक्सटेंसिव यूज ऑफ लीगल टर्मिनोलॉजी और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज शुड बी अवॉइडेड। जब भी कोई म्यूचुअल फंड का एडवर्टीजमेंट होगा, चाहे वो वेबसाइट पे होगा उनके या कोई दूसरे एप्स पे होगा या फिर टीवी पे होगा, तो उसमें ना कोई भी लीगल टर्मिनोलॉजी जैसे कि बहुत टफ वर्ड्स होते हैं ना वैसे यूज नहीं होना चाहिए, और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस का भी यूज नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी सिंपल मैसेजेस जिससे पता चले सामने वाले को, एकदम सिंपल वाली चीजें, जैसे एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ शो होना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट स्कीम ने कितना आज तक पास्ट रिटर्न्स प्रोवाइड किया है परसेंटेज फॉर्म में, एग्जैक्ट परसेंटेज होना चाहिए, उसमें भी कुछ मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। कौन फंड मैनेजर है, उसने क्या पढ़ाई की है, तो ये सारी चीजें एकदम बेसिक चीजें होनी चाहिए जो किसी को भी समझ में आ जाए, ठीक है। It shall not contain information that is timely and consistent with the disclosures. It shall contain information that is timely and consistent with the disclosures made in the scheme information document, which is SID, statement of additional information, which is SAI, and the key info memorandum, which is KIM. ये तीनों है ना स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, ओके। जो इन्वेस्टर्स अगर पढ़ लेना तो उसको म्यूचुअल फंड की हर एक स्कीम के बारे में प्रॉपर नॉलेज आ जाएगा, जो लोग नहीं पढ़ते हैं इतना डिटेल में जाके। इसी वजह से है ना एडवर्टीजमेंट के थ्रू है ना छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन जो मेजर है इसमें से इंपॉर्टेंट है वो बोलते हैं सेबी उनको अपने वेब पेज पे या अपने ऐप पे डिस्प्ले करने के लिए, ताकि एक इन्वेस्टर गुमराह होकर कोई गलत डिसीजन न ले। मैं आपको बताऊंगा ये स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में या एसएआई में या किम में क्या क्या होता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में भी बताऊंगा, और अगले चैप्टर्स जो है ना इनके ऊपर है तो उसके बारे में क्लियर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। Second last point, advertisement shall be accompanied by a standard warning in eligible fonts which states mutual fund investments are subject to market risk. Read all the scheme related documents carefully. आपने टीवी पे बहुत बार ऐड देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर आके बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन आपने नोटिस भी किया होगा कि लास्ट में ना एकदम छोटे फॉन्ट्स में, लेकिन वो क्लियरली विजिबल होते हैं। वैसे में वो लोग और वॉइस में भी बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये आपको बताने के लिए बोला जा रहा है, ये आपको समझा रहे हैं, सेबी ने कंपलसरी करके रखा है कि ये लाइन बोलना है, ताकि इन्वेस्टर्स को है ना सिर्फ सचिन तेंदुलकर का फेस देख के या उनकी बातों से है ना आप इन्फ्लुएंस होके कुछ ना करो। आप स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पहले पढ़ो, अगर आपको लगता है कि आप इतना रिस्क ले सकते हो, आप इतने टाइम तक वेट कर सकते हो रिटर्न्स का, या कोई जरूरी नहीं है कि जो पास्ट में रिटर्न है वो फ्यूचर में भी होगा, ये सारे डिसीजंस आप जब चेक कर लोगे ये सब स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में, उसके बाद ही आप लो। ये सेबी ऐसा चाहता है ताकि आप अपने इन्वेस्ट हार्ड एंड मनी को वेस्ट ना करो, लॉस में ना जाओ। The last point, the celebrity endorsements shall not promote any particular scheme. सेम सचिन तेंदुलकर वाला एग्जांपल लेते हैं। सचिन तेंदुलकर आके अपने ऐड में क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड सही है, बट क्या उन्होंने कभी भी ऐसा बोला है कि यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बहुत अच्छा है, पराग पारिक का म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, ये गंदा है वो अच्छा नहीं है। ऐसा उनको अलाउड ही नहीं होता है कि वो किसी स्कीम का प्रमोशन करे। वो सिर्फ इतना प्रमोट कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। अब रेस्ट एक इन्वेस्टर का डिसीजन है कि वो जाके स्कीम्स को चेक करे, उनके स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पढ़े, ठीक है, और उसके बाद अपना एक प्रॉपर डिसीजन ले कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है, सो दैट उनके हार्ड अर्न मनी को वो लॉस में ना लेके जाए, ठीक है। अभी हमने लास्ट में कुछ पॉइंटर्स डिस्कस किए लास्ट स्लाइड में, अभी इसमें हम देखते हैं विद इंफॉर्मेशन, मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट लगा के रखा है। सो सेबी एडवर्टीजमेंट कोड क्या होता है म्यूचुअल फंड्स में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उनको अपने वेबसाइट पे बताना, वो देखिए। सबसे पहला होता है स्कीम टाइप, सेकंड होता है पास्ट परफॉर्मेंस, उस स्कीम ने आज तक पास्ट में क्या परफॉर्मेंस दिया है। बेंचमार्क, किसको लेके चल रहे हैं। बेंचमार्क का एक सिंपल मतलब मैं बताता हूं अगर आपको बिल्कुल नहीं मालूम। समझो फॉर एग्जांपल आप एक क्लास में बैठे हो, अब क्लास में ना
कोई एक बच्चा है जो 92% स्कोर कर रहा है, तो क्या हो जाता है ना, उसने सबसे हाईएस्ट स्कोर कर लिया है, राइट? तो वो एक बेंचमार्क बन जाता है कि हाँ, ये 92% स्कोर कर रहा है, अगर इससे कोई भी अच्छा परफॉर्म करा, 93 लाया, तो वो बेस्ट स्टूडेंट हो गया। अगर उसके कोई नीचे परफॉर्म कर रहा है तो उसने उसको बीट नहीं कर पाया। सो वो बेंचमार्क उसको बोलते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल के लिए थ्रू समझा रहा हूँ मैं आपको, ताकि इजी लगे आपको। नेक्स्ट इज फंड मैनेजर, कि जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो जिस भी स्कीम में, उसका फंड मैनेजर कौन है, उसने क्या पढ़ाई की है, उसको क्या एक्सपीरियंस है, उसका मतलब माइंडसेट क्या है कि वो इस पैसे का यूज कैसे करेगा, इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ करेगा, ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन दी जाती है। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस, कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के बाद, ठीक है? रिस्क क्या इन्वॉल्व है स्कीम का, असेट अंडर एयूएम का फुल फॉर्म होता है असेट अंडर मैनेजमेंट। असेट अंडर मैनेजमेंट की सिंपल समझो 10 लोग हैं इंडिया में, 10 लोग हैं जिन्होंने एक स्कीम में जैसे कि आप सामने ही देख पा रहे हो, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 10 लोगों ने आपने 100 रुपए डाल दिए, ठीक है? अब 10 लोगों ने अगर 100 रुपए डाले तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1000 रुपए, करेक्ट? 10 लोगों ने डाले हैं तो वो 1000 रुपए बन जाता है असेट अंडर मैनेजमेंट, जो अभी फंड मैनेजर के पास पड़ा हुआ है 1000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है? मैंने एक एग्जांपल दिया है छोटा सा अमाउंट लेके, मैं आपको स्क्रीनशॉट में सही से समझाऊंगा। फिर ये स्कीम लॉन्च कब हुआ है उसका डेट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम थोड़ा स्क्रीनशॉट के ऊपर ध्यान देते हैं। पहले आप येलो में देख लीजिए क्या लिखा है, डिस्क्लोजर इन वेब एडवर्टीजमेंट, मतलब ये हर एक म्यूचुअल फंड को अपने पर्टिकुलर स्कीम जो भी वो 10-12 स्कीम जो भी लॉन्च किया उसका सबके लिए उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी है। सो आप देख पा रहे होंगे, तो कैटेगरी क्या है? इंडेक्स फंड है। नाम क्या है उस स्कीम का? ये है यूटीआई निफ्टी 50 रेगुलर प्लान ग्रोथ ऑप्शन। स्टेटस क्या है उस स्कीम का? ओपन एंडेड स्कीम है, मतलब इसमें कभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी इसमें से एग्जिट कर सकते हो, कोई आपको मेच्योरिटी पीरियड का वेट नहीं करना होता। इवन देखो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हो? 5,000 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। मिनिमम टॉपअप आप कितना कर सकते हो? 1000 रुपीज का आप टॉपअप कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, लमसम अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एसआईपी की बात नहीं कर रहा हूँ। एसआईपी 500 रुपए से भी शुरू होता है, ठीक है? इस स्कीम में असेट क्लास, ये कौन से क्लास असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? तो देखिए, आपने क्लियरली देखा होगा यूटीआई निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या है? स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स है जो बेंचमार्क है, उसमें इन्वेस्ट करने वाला है। तो ऑब्वियसली वो एक इक्विटी स्कीम है, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट होने वाले हैं। आज तक का उनका एवरेज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या रहा है, मतलब आज तक उन्होंने क्या रिटर्न दिया है? 11.48% का। जब से वो इस स्कीम को लॉन्च हुए हैं, तब से आज तक उन्होंने 11.48% का एवरेज रिटर्न दिया है, ठीक है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। बेंचमार्क ने कितना रिटर्न दिया है? 13.72, तो उससे थोड़ा सा नीचे ही परफॉर्म किया है, विच इज फाइन, इट्स नॉट बैड, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर की वजह से कम ज्यादा हो जाता है। अब बेंचमार्क यहाँ पर कौन है? निफ्टी 50 खुद है। निफ्टी 50 जो होता है ना, जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन जो परफॉर्म करती है, उनका एवरेज था 13.72, लेकिन इन्होंने कितना परफॉर्म किया सेम चीज करके? 11.4%, ठीक है? बेंचमार्क निफ्टी 50 है, जैसे मैंने आपको समझाया। एक्सपेंस रेशियो है 0.3% एज ऑन ये डेट 31 मई 2023। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कि जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो ना, तो एक एक्सपेंस रेशियो करके आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आपको चार्ज कर लिया जाता है, विच इज 0.3% फॉर दिस स्कीम। मतलब आपने अगर 100 रुपए 100 रुपए छोड़िए, 1000 रुपए का आपने एसआईपी स्टार्ट किया, तो उसमें से 0.3% वो ले लेंगे। अब आप बोलोगे ये एक्सपेंस रेशियो हमसे क्यों चार्ज किया जा रहा है? सी, फंड मैनेजर होता है जो इतनी सारी रिसर्च करता है, ये कंपनी एएमसी चलाने के लिए बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट करना पड़ता है, उनको फीस देनी पड़ती है, सैलरीज देनी पड़ती है लोगों की। तो आपके लिए वो लोग आपके बिहाफ पे इतना रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनका भी कोई तो फीस होना चाहिए ना। तो हर इन्वेस्टर से छोटा सा अमाउंट लिया जाता है, जो आपके लिए नेग्लिजिबल ही होगा, वो बहुत कम आता है। 1 रुपए 2 रुपए भी नहीं होता है आपके टोटल अमाउंट का, आपके 500 1000 रुपए के एसआईपी का। वो डिडक्ट होके हर एक इन्वेस्टर से चला जाता है, और फिर वही एक्सपेंस रेशियो को यूज करके फंड मैनेजर्स को सैलरीज दी जाती है, बाकी जो भी एम्प्लॉइज स्टाफ काम कर रहे थे उनकी उनकी सैलरीज एंड फीस दी जाती है, ठीक है? अभी टोटल असेट्स देखिए जो यहाँ पर है, टोटल असेट्स अंडर मैनेजमेंट क्या है? 11,065 करोड़ रुपया, 0.99 करोड़ रुपया एज ऑन ये डेट के हिसाब से 11,065.99 करोड़ रुपए इनके पास भी पड़ा हुआ है, जो ये मार्केट में चर्न कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? एंड टर्नओवर क्या है इनका? 4%। एग्जिट लोड क्या है? नील। एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है, कि आपने इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, बट वापस, मतलब अगर कभी आप इससे निकलना चाहते हैं 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद भी, तो इस क्या आपसे ये कोई चार्ज करेंगे एग्जिट करने का? तो ये आपको कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे। तो क्या है, हर स्कीम में एग्जिट लोड नहीं होता, ऐसा नहीं है गाइस।
कोई कोई बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स है जिसमें 1 साल के अंदर अगर आप पहले ही एग्जिट करते हो तो आपको कुछ एग्जिट लोड देना पड़ता है 1% 2%। जैसे मैं आपको रिलेट कराता हूँ ये क्या है एग्जैक्टली। जब आप कोई एफडी बनाते हो राइट, तो एफडी को अगर आप उसके मेच्योरिटी पीरियड से पहले रिडीम करते हो, मतलब उसमें से निकलते हो, तो आपको एक पेनाल्टी देनी पड़ती है राइट। उस वही होता है एग्जिट लोड एक तरीके से, ठीक है। एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू का मतलब क्या होता है, जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका एक यूनिट का मार्केट प्राइस अभी क्या चल रहा है। तो एक यूनिट आप जब खरीदते हो तो 125 रुपये 0.92 पैसे आपको देना पड़ रहा है, ठीक है। और ये कौन से डेट का एनएवी है, 23/6/2023। और ये एनएवी एवरीडे चेंज होता है। आप पूछोगे एनएवी एवरीडे चेंज क्यों होता है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक्स है वो सब का प्राइसेस एवरीडे चेंज करता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। इसी वजह से इन ये 50 कंपनीज में जो इन्वेस्टेड है वो 50 कंपनीज के शेयर्स रोज अपने प्राइसेस बदलेंगे, इसीलिए एनएवी भी बदलता रहता है, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्कीम रिस्कोमीटर, ये कंपलसरी है हर स्कीम को देना। अपने इन्वेस्टर्स को दिखाना जरूरी है कि इस स्कीम का रिस्क कितना है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे ये स्कीम का रिस्क है वेरी हाई। मतलब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक तो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी बहुत रिस्की होते हैं, इसी वजह से वेरी हाई रिस्क है। तो इतना सारा चीज आप जानने के बाद, फंड मैनेजर्स के बारे में जानने के बाद, आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो कि क्या मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। रिस्क जानने के बाद, एनईवी जानने के बाद, आज तक उसने रिटर्न्स क्या प्रोवाइड किया एवरेज 10 साल में, 20 साल में, करेक्ट। लॉन्च डेट भी अगर आप देख पा रहे होंगे 6/3/2000 समथिंग, राइट। सो ये सारी चीजें जानने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए अपना अमाउंट, तब सेबी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आपको कभी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इन्वेस्टर्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो क्या होता है ना कि हर एक इन्वेस्टर के पास है ना राइट्स है, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो वो कर सकता है टू द असेट मैनेजमेंट कंपनी, क्योंकि वो एज एन इन्वेस्टर अपना पैसा, हार्ड एंड मनी पैसा लगा रहा है, तो उसके पास भी कुछ राइट्स तो होने चाहिए ना, जिससे वो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील कर सके। तो सबसे पहला राइट है राइट टू बेनिफिशियल ओनरशिप। इसमें क्या होता है ना कि आप एज एन इन्वेस्टर, आप जब अपना पैसा लगाते हो, आप यूनिट्स खरीदते हो, करेक्ट, म्यूचुअल फंड स्कीम्स के, तो आप एक अधिकारी बन जाते हो राइट। आप एक हिस्सेदार ले लेते, हिस्सेदारी बन जाते हो, हिस्सेदारी ले लेते हो। तो आना आप कभी भी अपने असेट मैनेजमेंट कंपनी को, म्यूचुअल फंड कंपनी को कह सकते हो कि मुझे यूनिट होल्डिंग सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर मैंने जो यूनिट्स खरीदे हैं म्यूचुअल फंड के, वो मुझे चाहे वो ओपन एंडेड स्कीम का हो या क्लोज एंडेड स्कीम का हो, मुझे डीमटेरियलाइज फॉर्म में चाहिए, मतलब डिजिटल फॉर्म में मुझे स्टोर करना है। एंड आरटीएन कस्टोडियन को, विद आरटीए या कस्टोडियन को विदाउट एनी क्वेश्चंस आप वो आपकी बात मान के उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। और ये जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स डीमैट फॉर्म में होंगे, डीमटेरियलाइज फॉर्म में होंगे, वो फ्रीली मूवेबल होना चाहिए, मतलब ट्रांसफरेबल होना चाहिए। कभी आप स्विच करना चाहो तो इजीली स्विच हो जाना चाहिए, या कुछ भी करना चाहो तो, करेक्ट। सो ये हो गया राइट टू बेनिफिशियल ओनरशिप। नेक्स्ट इज राइट टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर। अब है ना, म्यूचुअल फंड जब आप खरीदते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक रेगुलर जाने के थ्रू और एक डायरेक्ट के थ्रू। तो डायरेक्ट में आपको कोई भी बाधा नहीं होती है, कोई एक्स्ट्रा मतलब एक्सपेंसेस नहीं लगते हैं, अपार्ट फ्रॉम एक्सपेंस रेशियो जो नॉर्मल होता है सबके लिए। लेकिन जो रेगुलर होता है उसमें या तो ब्रोकर या तो डिस्ट्रीब्यूटर बीच में होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रोकर को भी देना है राइट, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, बिकॉज वो हेल्प कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो है ना, अगर समझो आप रेगुलर के थ्रू गए हो और आपको अब वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि वो सही सजेशंस नहीं दे रहा है, तो आप एक रिटर्न एप्लीकेशन दे सकते हो अपने म्यूचुअल फंड कंपनी को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, कि वो डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर दे। एंड असेट मैनेजमेंट कंपनी विदाउट एनी नो ऑब्जेक्ट, मतलब विदाउट एनी क्वेश्चंस एंड विदाउट एनी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो डिस्ट्रीब्यूटर को ऑन स्पॉट चेंज कर देंगे, कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं पूछा जाएगा। थर्ड इज राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स। अब है ना, इन्वेस्टर के पास पूरा राइट होता है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में, वो म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जाने के लिए, म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में जाने के लिए वो पढ़ सकता है, वो इंस्पेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट डीड, जो याद है आपको, स्पॉन्सर और स्पॉन्सर जब इसको अपॉइंट करता है, ट्रस्टी को अपॉइंट करता है, तब बनता है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, कस्टोडियल सर्विसेज एग्रीमेंट जो कस्टोडियन का होता है, आरटीए एग्रीमेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द एएमसी। ये सारी चीजों को इंस्पेक्ट कर सकता है एज एक इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये भी राइट्स है उसके पास। फोर्थ वन है राइट टू अपॉइंट नॉमिनीज। अब ना हर इन्वेस्टर को ना, जैसे अभी तो सेबी ने या हर जगह अभी कंपलसरी हो गया कि आपको नॉमिनी अपलोड मतलब करना ही पड़ेगा, वरना आपका वो चीज डीएक्टिवेट हो जाएगा या होल्ड पे चला जाएगा। बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कि राइट टू अपॉइंट नॉमिनीज आपको ना एटलीस्ट मतलब आपको मैक्सिमम 3 नॉमिनी अपॉइंट करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है।
और ना आप उसका ना इक्वल प्रपोर्शन भी डाल सकते हो, या आप अपने हिसाब से परसेंटेज भी अलॉट कर सकते हो कि आपको किसी एक नॉमिनी को आपके लाइक ऑब्वियसली नॉमिनी को पैसा तभी मिलेगा ना जब इन्वेस्टर का डिमाइस होता है या डेथ हो जाता है, राइट? डिमाइस मतलब डेथ हो जाता है। सो आप परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो उसको कि 50% एक नॉमिनी को मिलना चाहिए, बाकी दो को 25-25 मिलना चाहिए। लेकिन समझो इन केस आपने 3 नॉमिनी तो बनाए बट आप भूल गए, आपने कोई ये नहीं किया, प्रपोर्शन नहीं उनके लिए डिसाइड किया, तो ना वो इक्वल प्रपोर्शन में आपके डेथ के बाद वो उनको चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक को ज्यादा जाएगा या कम जाएगा। अगर आपने 3 नॉमिनी बनाई है तो इक्वल प्रपोर्शन में उनको आपका रिडीम करके अमाउंट चला जाएगा आपकी डेथ के बाद। ठीक है, तो ये पॉइंटर याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है राइट टू प्लेज म्यूचुअल फंड यूनिट्स। आपने जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स को खरीदा है, राइट, जीसीबी स्कीम का, आप उसको ना प्लेज करके, मतलब आप उसको ना एज अ कोलैटरल देके आप लोन भी ले सकते हो। ठीक है, सो कभी भी आपको लोन लेना हो तो आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को प्लेज कर सकते हो, बिकॉज उसकी वैल्यू है, राइट, इस वजह से। नेक्स्ट इज राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेसल। इसके ऊपर तो नेक्स्ट स्लाइड है ही, बट फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि इन्वेस्टर्स के पास ना राइट्स होता है कि अगर एएमसी कुछ इश्यूज क्रिएट कर रहा है, या एएमसी के सीनियर ऑफिशियल्स आपका इशू रिजॉल्व नहीं करके दे रहे जो आपने कंप्लेंट किया है, तो क्या कर सकता है एक इन्वेस्टर डायरेक्टली सेबी को है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, जिसका नाम है स्कोर्स, उस पे जाके ना ग्रीवेंस ये कर सकता है, लॉन्च कर सकता है, जिसके थ्रू आपको सेबी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेगी। और आप ऑफलाइन भी जा सकते हो अगर आपको ऑनलाइन चीजें नहीं आती है, सेबी के नियर बाय ऑफिस में, जो कि स्कैन होके बाद में वो ऑफलाइन एप्लीकेशन स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे ही रजिस्टर होता है, जिसके बारे में मैंने आगे बताया भी अच्छे से। एंड नेक्स्ट है राइट टू अनक्लेम्ड अमाउंट्स। ठीक है, सो राइट टू अनक्लेम्ड अमाउंट, जितने भी अनक्लेम्ड अमाउंट्स, समझो आपने बहुत साल पहले इन्वेस्ट किया था और आप भूल गए थे, बाद में आपको याद आया कि यार वो स्कीम बंद हो गया, कुछ ऐसा सीन हो गया, तो ना 3 इयर्स के पहले अगर आप उसको है ना ये कर लेते हो, रिडीम कर लेते हो, तो उस टाइम का जो एनएवी चल रहा होगा उस पे आपको मिल जाएगा आपका अनक्लेम्ड अमाउंट। लेकिन अगर आप 3 ईयर के बाद रिडीम करते हो, तो जो लास्ट डे ऑफ द थर्ड ईयर होगा ना, उस दिन जो एनएवी था ना उस पे आपको मिलेगा। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट्स टू टर्मिनेट द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एएमसी। हमने ये ना थर्ड चैप्टर में ही पढ़ा था कि इन्वेस्टर्स चाहे ना तो एकजुट होकर एक एएमसी को ना टर्मिनेट कर सकते हैं काम करने से, अगर एएमसी कुछ गलत करिए तो। लेकिन उसके लिए कितने परसेंटेज ऑफ एनी ये चाहिए, एएमसी चाहिए, आप ही बताइए, मैंने आपको बताया भी था अगर आपने मेरा थर्ड वीडियो देखा है तो। यस गाइस, 75% इन्वेस्टर्स मिलके एक एएमसी का टर्मिनेशन डिसाइड कर सकते हैं सेबी को एक ये देके इंफॉर्मेशन देके, मतलब एक लेटर देके। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंज इन फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स। समझिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम ने आपको प्रॉमिस किया था कि हम ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, या ये मतलब उनका प्लान है, लेकिन है ना आगे जाके ना उन्होंने अपने फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स अपने उसमें चेंज कर लिया, कुछ भी चेंज कर लिया ना, तो इन्वेस्टर्स के पास राइट होता है कि ना वो है ना उस स्कीम से एग्जिट हो जाए, चाहे वो क्लोज एंडेड स्कीम हो या कुछ भी हो, उसमें से वो एग्जिट हो सकता है। एंड उसमें एएमसी कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकता है। सो याद रखिएगा, ये सारे इन्वेस्टर्स के राइट्स होते हैं। सो ये आप भी याद रखिए, एज एन डिस्ट्रीब्यूटर आप एग्जाम दे रहे हो तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, और है ना अपने ना इन्वेस्टर्स जो जिनको भी आप आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बताएंगे, उनको ये राइट्स बताइएगा, सो दैट उनको आप पे ट्रस्ट भी होगा, और फिर वो है ना आपके पास ही रहेंगे हमेशा, वो किसी और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रस्ट जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मतलब आप सेल्स कर रहे हैं, और सेल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो है ट्रस्ट। हमने सेबी के रूल्स जान लिए, सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रूल्स, कैसे वो रेगुलेट करता है, इन्वेस्टर के राइट्स क्या है, ये सारी चीजें जान लिए। लेकिन इन्वेस्टर के राइट्स हैं लेकिन क्या इन्वेस्टर के लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिससे अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो कंप्लेन कर सके सेबी को डायरेक्टली, या कुछ ऐसा, तो उसके बारे में जानते हैं। तो इन्वेस्टर ग्रेवियांस रिड्रेस मैकेनिज्म। सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स ना जिस एएमसी के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीदे होंगे उनको कंप्लेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद भी वो इशू को एड्रेस नहीं किया जाता है, अगर आप मतलब एज एन इन्वेस्टर आपने यूटीआई में इन्वेस्ट किया हुआ है, यूटीआई निफ्टी 50 में, और यूटीआई एएमसी आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, उनके सीनियर लेवल तक आपने एस्केलेट किया, स्टिल आपका इशू अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर, आप सेबी को डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं कंप्लेंट। ठीक है, आप कंप्लेंट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन का कोई नॉलेज नहीं है तो आप सेबी की कोई नियर बाय ऑफिस में जाइए, आप एक फिजिकल फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, वो फिजिकल फॉर्म भर के आप सबमिट कर दीजिए, फिर वो स्कैन होके क्या होगा, वो स्कोर्स नाम के एक वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा जो सेबी का
ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसके बारे में थर्ड पॉइंट है सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम विच इज आल्सो कॉल्ड एज स्कोर्स इज अ वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस रिड्रेस सिस्टम ऑफ सेबी। मतलब सेबी है ना इजी करके रखा हुआ है कि आप सेबी तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। अगर एएमसी आपको हेल्प नहीं कर रहा है तो आप सेबी को कंप्लेन कर सकते हैं। उनका एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस रिड्रेस सिस्टम है जिसको हम स्कोर्स के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। आप एकदम इजीली इसको याद रख सकते हैं। एस फॉर सेबी, सीओ, सीओ कंप्लेंट से लिया गया है, कंप्लेंट का सीओ, आरई लिया गया रिड्रेस के आरई से, और सिस्टम का एस, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये वाला पॉइंट आप मत भूलिएगा, ये पक्का एक एएमसी बन के आ सकता है, ठीक है। सो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब स्कोर्स क्या करता है ना, एनेबल्स इन्वेस्टर टू लॉन्च, मतलब आप एक कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो, आप फॉलो अप कर सकते हो उन कंप्लेंट के साथ, और अपना स्टेटस भी जान सकते हो कि आपका कंप्लेंट कौन से स्टेज में है अभी ऑनलाइन। और वो जो वेबसाइट है उसका नाम है जहां पर आप ये कंप्लेंट कर सकते हो है scores.government.in, scores.gov.in। तो ये याद रखिएगा, ये कभी भी आपको एज एन इन्वेस्टर भी प्रॉब्लम हो, आपका एएमसी मदद नहीं कर रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली रेज अ कंप्लेन ऑन सेबीज वेबसाइट। अब मैं ये तो समझ गया कि इन्वेस्टर्स कैसे सेबी को कंप्लेन कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन सेबी कौन से टाइप के कंप्लेंट्स लेता है? क्या वो सिर्फ म्यूचुअल फंड के कंप्लेंट्स लेता है या कोई और भी कंप्लेंट्स वो लेता है? तो मैं आपको बता देता हूँ। आप लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके आफ्टर लिसनिंग। वो लिस्टेड सेबी लिस्टेड कंपनीज की कंप्लेंट्स लेकर उनको सॉल्व करता है। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स के भी कंप्लेंट्स लेता है, ब्रोकर्स के, स्टॉक एक्सचेंजेस के, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और डिपॉजिटरीज, इन सब के भी कंप्लेंट्स लेता है। म्यूचुअल फंड्स, ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स के कंप्लेंट्स लेगा। पोर्टफोलियो मैनेजर्स की कंप्लेंट्स लेता है, अदर एंटिटीज के भी कंप्लेंट्स लेता है, जिसका नाम है केआरए। केआरए होता है केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, ठीक है। मर्चेंट बैंकर्स का लेता है, क्रेडिट रेटिंग्स का लेता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा, इन सबका कंप्लेंट्स लेता है। लेकिन हमारा मेजर हमको क्या याद रखना है, म्यूचुअल फंड का कंप्लेंट्स लेता है, ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, लिस्टेड कंपनीज एंड आरटीएस, इन सबके बारे में वो कंप्लेंट लेता है सेबी, एंड उसको रिजॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करता है। तो आप याद रखिएगा, ये एक इन्वेस्टर का ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म है। इसके ऊपर आपको एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है, और यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेबसाइट का नाम है scores.government.in और वो प्लेटफॉर्म का नाम है स्कोर्स, सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। एमफी कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरीज। एमफी मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो, थर्ड वीडियो में ही बताया था। एमफी हैज आल्सो फ्रेम्ड अ सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरीज नोन एज एमफी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज व्हिच इज अग्नि। अग्नि वर्ड याद रखिएगा, और इसका फुल फॉर्म भी प्लीज याद रखिएगा, ये आपको एज एन एमसीक्यू पूछा जा सकता है। जब मैंने एग्जाम दिया था इसके बारे में पूछा गया था, ठीक है, कि अग्नि क्या होता है और उसका काम क्या होता है, ठीक है। तो एमफी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इन इंडिया गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज व्हिच इज अग्नि, consisting of individual agents, broker, distribution houses and banks engaged in selling of mutual fund products। जितने भी म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसको यही लोग बेचते हैं, राइट। बैंक्स बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस बेचते हैं, ब्रोकर्स बेचते हैं, इंडिविजुअल एजेंट्स बेचते हैं। इनके लिए ना एमफी ने ना सर्टेन गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है, जिसको अग्नि के नाम से जाना जाता है। सो ये इनको फॉलो करना होता है। लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इंटरमीडियरी रिजल्ट्स इन फॉलोइंग एक्शन बाय एमफी। एमफी ने गाइडलाइंस बनाए, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, बट इनमें से कोई भी अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो एमफी के पास फुल अथॉरिटी है ये तीन चीज करने का। फर्स्ट, वो एक एक्सप्लेनेशन पूछेंगे उनसे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया विद इन 3 वीक्स, ठीक है। अगर उनको वो एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा तो एमपी विल इशू अ वार्निंग लेटर टू द इंटरमीडियरी, ठीक है। और सब्सिक्वेंट वायलेशन, सी सब्सिक्वेंट, इसके बाद भी अगर उनको वायलेशन दिखता है उन इंटरमीडियरी के द्वारा, तो सब्सिक्वेंट वायलेशन विल रिजल्ट इन अ कैंसलेशन ऑफ एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे आप भी जब एज अ डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम पास करेंगे, आप अपने आप रजिस्टर करेंगे एमफी पे, आपको एक एआरएन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे ही इन सारी इंटरमीडियरीज के पास एक एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो कैंसिल किया जाएगा। मैं इसको आपको एक बेसिक तरीके से सिखाता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए पास होता है ना, तो आईसीआई की तरफ से उनको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नंबर मिलता है, जो उनका प्रूफ रहता है कि उन्होंने सीए पास किया हुआ है। अगर सीए कुछ भी गलत करता है, सेम एज गोज टू डॉक्टर, डॉक्टर भी जब पास होता है तो उनको भी एक नंबर मिलता है, राइट। उनका एक स्टैंप होता है, वैसे सीए का नंबर और स्टैंप होता है। अगर इनमें से कोई भी अपने प्रोफेशन में वायलेशन, कुछ गलत काम करता है, तो इनका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है आफ्टर एक्सप्लेनेशन भी, अगर उनको दिखता है कि वायलेशन है। वैसे यहाँ पर भी लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा। इवन एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जब आप एग्जाम पास होंगे, आपने कभी कुछ गलत किया, आपके रिलेटेड कंप्लेंट पहुंचा,
तो अगर आप उन्होंने पाया कि आप ने गलत किया है तो आपका ARN नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा बाय एमफी। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो लास्ट स्लाइड में आपको याद रखना है स्कोर्स का फुल फॉर्म, एंड ये स्लाइड में आपको याद रखना है अग्नि का फुल फॉर्म, एमफी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडिएरीज। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक पूछा जा सकता है। ठीक है, एमसीक्यू टाइम आ गया है, तो आपका एमसीक्यूज पे पूरा फोकस करना है गाइस। प्लीज एमसीक्यूज किसी भी चैप्टर का स्किप मत करिएगा, बिकॉज आप जो भी वीडियो देख रहे हैं राइट, उसके ही रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज बना के रखे हैं 10 क्वेश्चन, सो दैट आप उसको इम्प्रॉम्प्टली वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। अगर आपका राइट आंसर आ रहा है इसका मतलब आप ऑलरेडी उस टॉपिक को प्रॉपरली समझ चुके हैं। अगर आप सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं राइट, 8 to 9 आंसर सब सही नहीं दे पा रहे हैं, 10 आंसर सही नहीं दे पा रहे, तो एक बार वापस से वीडियो आप देख सकते हैं। और एक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो अगर आप पूरा देख लेते हैं ना, तो फिर आपको दोबारा से पीडीएफ पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर 12 चैप्टर्स जो हम एक 100 एमसीक्यूज वाला एक वीडियो बनाएंगे उसको भी अटेंड कर देंगे और फिर एग्जाम में चले जाएंगे, आप इजीली पास हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है हर वीडियो को प्रॉपरली देखिए, उसके एमसीक्यूज अटेंड कीजिए, ठीक है, एंड फिर एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर्ड हो जाएंगे आप। क्वेश्चन 1, which of the following regulates mutual funds in India? Option A, Securities and Exchange Board of India. Option B, Association of Mutual Funds in India. Option C, Asset Management Companies. Option D, Board of Trustees of Mutual Fund. Correct answer है option A, Securities and Exchange Board of India. Question 2, investors have the right to specify up to dash nominees for the mutual fund investment folios. Option A 0, option B 3, option C 2, option D 1. The correct answer is option B 3. Third, which of the following statements is true with respect to celebrity endorsement for mutual funds? Option A, SEBI has permitted celebrity endorsements for promotion of individual mutual fund schemes. Option B, SEBI has permitted celebrity endorsements at industry level for the purpose of increasing the awareness of mutual funds. Option C, celebrities can endorse only NFOs. Option D, celebrities can endorse only ongoing mutual fund schemes. The correct answer is option B, SEBI has permitted celebrity endorsements at industry level for the purpose of increasing the awareness of mutual funds. Question 4. Mutual funds can buy and sell securities only on delivery basis. State whether this statement is true or false. Option A true, option B false. The correct answer is option A true. Fifth, unit holders have the right to inspect which of the following documents? Option A, trust deed. Option B, RTA agreement. Option C, article of association. Option D, all of the above. The correct answer is option D, all of the above. Question 6. AMFI is neither a regulatory body nor a self-regulatory organization, which is SRO. State whether it is true or false. Option A true, option B false. The correct answer is option A true. Seventh question. What is the prescribed percentage of unit holders required for the termination of an AMC? Option A 75%, option B 60%, option C 80%, option D 65%. The correct answer is option A 75%. Question 8. Which among the following is not the right of an investor in mutual fund? Option A, right to beneficial ownership. Option B, right to pledge mutual fund units. Option C, right to safety. Option D, right to change the distributor. The correct answer is option C, right to safety. Question 9. What minimum percentage of the mutual fund scheme corpus must be invested in equity and related instruments in the case of equity linked savings scheme, which is ELSS? Option A 65%, option B 70%, option C 80%, option D 100%. The correct answer is option C 80%. Question number 10. Agni, AMFI guidelines and norms for intermediaries is dash. Option A, code of conduct for intermediaries. Option B, rules and regulations. Option C, terms and conditions. Option D, none of the above. The correct answer is option A, code of conduct for intermediaries. Thank you so much for watching guys. I hope आप लोग ने MCQs में 10 out of 10 स्कोर किया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक बटन दबा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस प्लेलिस्ट को ट्रैक करते रहिएगा, क्योंकि मैं इसमें और भी इसके रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा। टोटल 12 चैप्टर है तो 12 वीडियोस आएंगी विद एमसीक्यूज। आप वीडियोस देख सकते हैं और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप एग्जाम्स को इजीली पास कर जाएंगे। मैंने जो कुछ भी कवर किया है वो लगभग पूरा सिलेबस है, ठीक है। एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स जो भी आपके NISM म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इतना बड़ा PDF पढ़ने से अच्छा है कि वो हमारे वीडियोस देख लें। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा उनके दिमाग में अच्छे से इमेजिनरी बन जाएगा, ताकि वो MCQs इजीली कर पाए। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।